सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच उड़ान गोट के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेस वंडरफुल सेशन अप, जहां पर हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है आवर एनवायरमेंट, जो कि बायोलॉजी का हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है और बहुत ज्यादा मजेदार और बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर होने वाला है। ये सारी चीजें आपको यहीं पर समझ में आ जाएंगी जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, एज वेल एज यहीं पर आपको याद भी हो जाएंगी। काफी सारे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे एंड देन आफ्टर आपको मैं अपने नोट्स भी दे दूंगा, जिससे आपका रिवीजन बहुत ही सुपर्ब तरीके से हो सके। एंड बायोलॉजी को आज हम कोशिश करेंगे कि हम रैप अप कर पा रहे हो। तो अगर सब कुछ ठीक है, अगर सारे के सारे स्टूडेंट्स, अगर सारे के सारे मेरे जारवेस इस सेशन को तोड़ने फोड़ने के लिए तैयार हैं, तो एक बार फटाफट अपनी एनर्जी छोड़ दीजिए इन द चैट सेक्शन, जिससे आपकी एनर्जी का झोंका मुझ तक पहुंच सके और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके मैं इस सेशन को बना सकूं एक पावर पैक्ड तोड़ू फोड़ू सेशन। तो एक बार फटाफट बता दो मेरे भाई, क्या सब लोग एक्साइटेड हैं इस प्यारे से लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए? यस, आपकी चैट रुक गई है, मैं आपकी चैट ऑन कर देता हूं। यस, क्या बात है दोस्त, अमेजिंग, लाल लाल कलर के दिलों की बारिश हो चुकी है। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रिस्पांस है। आइए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना किसी देरी के। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग हमारे ही एनवायरनमेंट के बारे में, हमारे ही एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसी चीजें जो हमारे आसपास प्रेजेंट हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम किन चीजों पर डिपेंड करते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होगा एंड अल्टीमेटली सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मुझे एक चीज ये बताइए मेरे दोस्त, मुझे एक चीज ये बताइए मेरे भाई, क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अकेला रह सकता है? मुझे उस ऑर्गेनिज्म का नाम बता दीजिए। सर हम तो अकेले ही पड़े रहते हैं कमरे में। अरे मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, और तुम अपनी भी बात करो तो तुम भी अकेले नहीं रह सकते। क्या तुम इस दुनिया में खुद आ गए थे? नहीं सर, हम खुद नहीं आए थे। हमें उत्पन्न करने के लिए मम्मी पापा ने एक प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी हम खुद से तो डेवलप नहीं हुए थे। लेकिन अगर आप रिप्रोडक्शन को भी छोड़ दो, अगर आप बर्थ को भी छोड़ दो, अगर समझ लीजिए पैदा होने से लेकर मृत्यु तक मैं कहूं कि क्या आप अकेले रह सकते हो, इंडिपेंडेंट रह सकते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि आप खाना भी तो खाते हैं। अब आप क्या खाते हैं? या तो आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एनिमल मैटर खाएंगे, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्लांट मैटर खाएंगे, क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से। आप तो खाना खुद नहीं बना सकते, तो आपको तो किसी और ऑर्गेनिज्म को खाना पड़ेगा, या तो प्लांट को खाना पड़ेगा या एनिमल को खाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर प्लांट खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट तो अकेले रह पाते होंगे। भाई प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट भी तो मिट्टी में से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट जो है जब मिट्टी में से मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उन मिनरल्स को तैयार कौन कर रहा है? डिकम्पोजर्स तैयार कर रहे हैं। भाई कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी डेथ हो जाती है। समझ लीजिए एक एनिमल है जिसकी डेथ हो गई, कोई कीड़ा है जिसकी डेथ हो गई। अब उस कीड़े की डेड बॉडी कहां पड़ी हुई है? सर मिट्टी में पड़ी हुई है। मिट्टी में पड़ी हुई है तो उस डेड बॉडी के ऊपर कौन आ जाएगा? डिकम्पोजर आ जाएगा, फंगस आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, और उस डेड बॉडी को काटने की कोशिश करेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और उस मिट्टी में मिले हुए न्यूट्रिएंट को कौन उठा लेगा? किसी प्लांट की जड़ उठा लेगी। तो प्लांट भी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, इसको भी डिकम्पोजर्स की जरूरत पड़ती है, इसको भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। तो मेरे भाई इस दुनिया में देयर इज नो ऑर्गेनिज्म हु कैन लिव सोलली, देयर इज नो ऑर्गेनिज्म जो अकेला अपना सारा का सारा काम कर सकता हो। किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म पे आपको निर्भर होना पड़ेगा। तो यहां पर इसी बात को हम लोग क्या कर डालते हैं? लिख डालते हैं मेरे भाई। राइट, यहां पर इसी बात को हम लोग लिख डालते हैं। मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा और बाद में उसे ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। on earth there is no organism who can live alone दुनिया में ऐसा एक भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो खुद सरवाइव कर सके अकेला। किसी ना किसी और ऑर्गेनिज्म की उसको जरूरत पड़ती ही पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई, अगर यहां पर मैं एक पेड़ बना दूं, तो ये जो पेड़ है इसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वाटर मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी गुरुजी। इसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वाटर मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी गुरुदेव। तो यहां पर हमने क्या कर दिया? एक पेड़ बना दिया। अब ये जो पेड़ है ये अपने पत्तियों के कमाल से खाना बना सकता है। बिल्कुल खाना बना सकता है। तो इस पेड़ को हम लोग क्या कहते हैं? इस पेड़ को हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर। इस पेड़ को हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर, क्योंकि ये क्या करता है? इट प्रोड्यूस द फूड।
ये फूड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे हमने क्या कहा, प्रोड्यूसर कह दिया। इट प्रोड्यूस द फूड, इट प्रोड्यूस फूड और इट मेक्स फूड, इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया, प्रोड्यूसर कह दिया। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। ये आपका क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। अब इस प्रोड्यूसर को कौन खाता है बताओ। अब क्या एक बकरी जो है, एक गोट जो है, क्या वो खुद का खाना खुद बना सकती है? नहीं सर, बकरी जो है खुद का खाना खुद नहीं बना सकती। बकरी किस पे डिपेंड करेगी, इसी प्लांट पे तो डिपेंड करेगी। तो यहां पर हम क्या बना देते हैं, एक बकरी बना देते हैं। यहां पर हम एक बकरी बना देते हैं, हमारे जैसी भोली भाली बकरी। ये बकरी भोली भाली तो बिल्कुल नहीं लग रही, नीचे इसके पैर की जगह स्केटबोर्ड लगा देते हैं, जिससे जब शेर इसका पीछा करे तो ये बहुत तेज भाग पाए। बकरी की जगह ये लग रहा है एकदम ट्रक के नीचे कुचला हुआ चमगादड़ का भाई, लेकिन जो भी लग रहा है अभी इसी से काम चला लेते हैं। तो ये क्या है, गोट है। अब प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, इस प्लांट को किसने खा लिया, गोट ने खा लिया। तो गोट क्या हुआ बताओ भैया, गोट क्या हुआ, फर्स्ट कंज्यूमर हुआ। गोट क्या हुआ, फर्स्ट कंज्यूमर हुआ। सबसे पहले प्लांट से खाना कौन कंज्यूम कर रहा है, गोट कंज्यूम कर रही है। तो इसे फर्स्ट कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर कह दिया, बिल्कुल कह दिया। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं भैया, हरे भरे प्लांट पे फीड करने वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सर हर्बीवोर। हर्बीवोर ऐसे ऑर्गेनिजम्स, हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हो, हर्ब्स खाते हो यानी प्लांट खाते हो। इट फीड्स ऑन प्लांट, इट फीड्स ऑन प्लांट, ये प्लांट पे फीड करता है, देयरफॉर इसको क्या कह दिया, हर्बीवोर कह दिया। अब ये जो मेरे भाई गोट थी यहां पर, ये किसके हत्थे चढ़ गई, ये शेर के हत्थे चढ़ गई। तो यहां पर क्या बना देते हैं, शेर बना देते हैं, है ना। जो सिद्धू पाजी मारते हैं वो वाला शेर नहीं है, ये असली वाला शेर है, जंगल का राजा शेर है। तो बड़ी बड़ी दाढ़ी बना देते हैं, इसका दड़ियल शेर है। यहां पर इसकी बॉडी पे पैटर्न होते हैं, वो पैटर्न बना देते हैं। और अब भैया बकरी जो है वो स्केटबोर्ड लगा के भाग रही है, तो शेर के पास भी कुछ होना चाहिए। तो इसको भी धूम मचाले वाले टायर वाले जूते हमने दे दिए हैं। तो ये भी भैया भाग करके क्या करता है, गोट को पकड़ लेता है। तो ये हमारा शेर हो गया। यस, तो ये क्या हुआ, ये हमारा लायन हो गया। यस, लायन लिख दो, टाइगर लिख दो, जो भी आप यहां पर एनिमल बनाना चाहते हो बना लो भाई, सारे के सारे मांसाहारी हैं। तो यहां पर क्या हो गया, इट इज सेकंड कंज्यूमर। प्लांट ने खाना बनाया, उस प्लांट को खाना, प्लांट ने जो खाना बनाया वो खा लिया गोट ने, अब गोट को खा लिया आपके लायन ने। तो क्या है, सेकंड कंज्यूमर हो गया, बिल्कुल गुरुदेव, ये सेकंड कंज्यूमर हो गया। सेकंड कंज्यूमर हो गया, इसे सेकेंडरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। ये हर्बीवोर की जगह क्या मांसाहारी हो गया, क्या ये कार्निवोर हो गया, बिल्कुल कार्निवोर हो गया। कार्निवोर हो गया तो हम कह सकते हैं इट फीड्स ऑन एनिमल, हम कह सकते हैं गुरुजी इट फीड्स ऑन एनिमल, इट फीड्स ऑन एनिमल। करेक्ट। अब मुझे बताओ मेरे दोस्त, एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब मुझे बताओ, यहां पर समझ लीजिए किसी प्लांट की डेथ हो गई, समझ लीजिए किसी प्लांट की डेथ हो गई। एक प्लांट है जो कि अपनी जगह पे खड़ा था, मस्त 20-25 साल तक जिया। उसके बाद इस प्लांट की टहनियां टूटने लग गई, इस प्लांट की पत्तियां झड़ने लग गई, ये प्लांट जो है पूरा का पूरा जमीन पर बिखर गया, गिर गया। तो क्या इस प्लांट पे, इस मरे हुए प्लांट पे डिकम्पोजर आकर के इसको डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे? यस, करने की कोशिश करेंगे सर। समझ लीजिए अगर ये प्लांट डेड हो गया, अगर ये प्लांट डेड हो गया तो इसके ऊपर कौन आ जाएंगे, डीकंपोजर आ जाएंगे। अगर ये प्लांट डेड हो गया तो डीकंपोजर्स आ जाएंगे। और डीकंपोजर्स क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में पड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स कहां चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब मरा तो उसकी लाश सॉइल पे गिर गई, उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है ये इनऑर्गेनिक मैटर में हम कन्वर्ट कर देंगे। डीकंपोजर ये काम करते हैं। और डीकंपोजर सबसे प्राइम डीकंपोजर कौन से होते हैं, सबसे टॉप डीकंपोजर कौन से होते हैं, जो चीजों को सड़ाने गलाने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगस। ये आपके टॉप के डीकंपोजर्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। करेक्ट। सिमिलरली मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर अगर आपका ये गोट है, इस गोट की डेथ हो गई, अगर ये गोट है ये डेड हो गई, तो क्या ये जो गोट डेड हुई है इसकी बॉडी को भी डिकम्पोज करने के लिए यहां पर डिकम्पोजर्स आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे सर। सिमिलरली अगर समझ लीजिए टाइगर है, ये टाइगर अगर मर गया, वैसे तो टाइगर जिंदा है, लेकिन अगर समझ लो टाइगर लायन मर गया, तो क्या इनकी बॉडी को भी तोड़ने के लिए, काटने के लिए यहां पर डिकम्पोजर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। यानी डीकंपोजर किसी भी मरे हुए ऑर्गेनिज्म पे ग्रो कर सकते हैं। एनी डेड ऑर्गेनिज्म, जहां पे शब्द आ गया मरा हुआ ऑर्गेनिज्म, वहां पर उनकी लाशों पर बल्ले बल्ले भंगड़ा पाले करने कौन आ जाएंगे, डीकंपोजर्स आ जाएंगे, बैक्टीरिया और फंगस आ जाएंगे। और जो मरा हुआ ऑर्गेनिज्म है उसकी लाश के चीथड़े उड़ा देंगे एंड उसके टोटे टोटे कर डालेंगे मेरे भाई, उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देंगे और इनऑर्गेनिक मैटर सॉइल में पड़ा रह जाएगा। कोई और बीज जब आप उस सॉइल में बोएंगे
तो उस बीज को उगने के लिए, प्लांट को न्यूट्रिएंट देने के लिए, न्यूट्रिएंट कहां से मिलेंगे? इन्हीं से मिलेंगे, इन्हीं से मिलेंगे मेरे भाई। तो अल्टीमेटली ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सॉइल में आ जाते हैं, तो कोई और पेड़ अगर आसपास उग रहा होगा तो वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट खींच सकता है। अब मेरे भाई यहां पर दो शब्द लिखे हुए हैं, ये दो शब्द जो है इनके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। पहला शब्द जो है ये है ऑर्गेनिक मैटर, और दूसरा शब्द जो है ये इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप आगे चल के, यहां भी आपका एक टॉपिक आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां पे आप ऑर्गेनिक मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मतलब इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होना ही चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन होना ही चाहिए कंपलसरी, तभी आप किसी चीज को ऑर्गेनिक मैटर कहेंगे। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए CH4 मीथेन है, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? बता दो ना एक बार। सर ऑर्गेनिक है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन दोनों है। सर आप यहां पे लिख दीजिए C2H6, ये क्या है भैया? कार्बन हाइड्रोजन दोनों है। क्या यहां पर आपका कार्बन हाइड्रोजन है तो ये ऑर्गेनिक हो गया? बिल्कुल हो गया गुरुदेव। आपने यहां पर लिख दिया CH3COOH, भैया यहां पे कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, दोनों आ गए, इसका मतलब पक्का ऑर्गेनिक चीज है, कोई डरने की बात नहीं है, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है। सिमिलरली मेरे भाई अगर आप बात करें यहां इनऑर्गेनिक मैटर की, तो इनऑर्गेनिक मैटर में वो सारी सिंपल चीजें आती हैं जहां कार्बन हाइड्रोजन साथ नहीं है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मैंने यहां लिखा CO2, सिर्फ कार्बन है हाइड्रोजन नहीं तो क्या हुआ? इनऑर्गेनिक हो गया। H2O यानी वाटर, सिर्फ हाइड्रोजन है कार्बन नहीं तो क्या हुआ? इनऑर्गेनिक हो गया। सिमिलरली कोई और मिनरल है मेरे भाई, मैग्नीशियम लिख दिया मैंने मैंगनीज लिख दिया, मैंने क्लोरीन लिख दिया, मैंने सोडियम लिख दिया, ये क्या है आपके? इनऑर्गेनिक हो गए ना, क्योंकि इनमें कार्बन हाइड्रोजन साथ नहीं है। अगर कार्बन हाइड्रोजन साथ है इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है। अगर कार्बन हाइड्रोजन साथ नहीं है, एक साथ होना जरूरी है, जैसे CO2 में सिर्फ कार्बन है, H2O में सिर्फ हाइड्रोजन है, तो इन्हें भी आप क्या कहेंगे? इन्हें भी आप इनऑर्गेनिक कहेंगे। तो ऑर्गेनिक मैटर को, बड़े बड़े मैटर को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में जब कन्वर्ट कर दिया तो इसे हम लोगों ने क्या कहा? इसे हम लोगों ने कहा कि भैया डीकंपोजिशन हो चुकी है, किसी चीज के चीथड़े उड़ा दिए गए। इसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन, बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड एज डीकंपोजिशन। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, आगे दोबारा ये चीजें रिपीट होंगी बट स्टिल मैं यहां पर रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, आराम से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा। सबसे पहले कोई भी फूड चेन, कोई भी फूड साइकिल किससे शुरू होगी? भाई खाना, फूड चेन, पहला शब्द क्या है? फूड। खाना बंटना शुरू हुआ है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? भाई भंडारे की लाइन में लगते गए हो, लेकिन यह भी तो देखना पड़ेगा कि भंडारा शुरू हुआ है कि नहीं। हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है भंडारे की, लेकिन हम देख के खड़े होते हैं कि भंडारा शुरू हो गया है कि नहीं हुआ है। तो मेरे भाई खाना बनेगा तभी तो बटेगा। तो मेरे दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोड्यूसर, यही खाना बनाता है तभी तो आगे चल के इन गरीबों में बंटता है। यस, तो आपको खाना बनाना पड़ेगा पहले। तो किसी भी फूड चेन को जब आप बनाएंगे, कभी भी ट्रॉफिक लेवल्स जब आप बनाएंगे तो सबसे ज्यादा इज्जत किसको मिलेगी? सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल क्या होगा? सबसे पहला काम क्या होगा फूड चेन में? खाना बनाना। तो सबसे पहला काम क्या होगा? खाना बनाना। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल 1। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल 1। इसे हम कहते हैं T1। जिसने खाना बनाया, खाना बना गर्मा गर्म, किसने खाया? प्लांट को डायरेक्टली किसने खाया? हर्बीवोर जो है दे फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट, सीधा प्लांट को ही खाते हैं ये। दे फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट, ये सीधा सीधा प्लांट को ही खा जाते हैं। तो मेरे दोस्त ये क्या हुए? सीधा प्लांट पे डिपेंड करने वाले T2 यानी ट्रॉफिक लेवल 2 हुए। और ये जो आपका टाइगर है, लायन है, ये क्या करते हैं? दे फीड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स, फीड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। ये प्लांट्स पर फीड तो करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली। सर ये क्या बात हुई? भैया ये प्लांट से ही खाना ले रहे हैं लेकिन डायरेक्टली प्लांट को नहीं खा सकते। शेर जो है घास नहीं खाता, लेकिन शेर उस ऑर्गेनिज्म को खाता है जिसने घास खाई हुई है। तो घास से एनर्जी कहां आई? गोट में। और गोट से एनर्जी आई टाइगर में। तो टाइगर में वही एनर्जी आई जो कि घास में थी, लेकिन डायरेक्टली नहीं आई। टाइगर ने डायरेक्टली घास को नहीं खाया, उसने उस ऑर्गेनिज्म को खाया जो घास खाता है। तो एनर्जी तो घास से ही आ रही है, खाना तो घास नहीं बनाया, वही प्रोड्यूसर है, वही प्लांट है, खाना तो उसी ने बनाया। लेकिन मेरे भाई इनडायरेक्टली ये खाना किसके पास आया है? लायन के पास आया है। तो इट डिपेंड्स इनडायरेक्टली ऑन प्लांट। इसे क्या कहते हैं? T3 कहते हैं। एंड सिमिलरली कोई और समझ लो, और लंबी अगर आप फूड चेन बनाते हैं तो उसमें आप T4 भी लिख सकते हैं। यस,
तो अल्टीमेटली क्या हुआ यहां पर, प्लांट जो है इनको आप इज्जत देने के लिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, क्योंकि यहीं से चीजों की शुरुआत हुई है। पहले खाना बनेगा तब खाना बटेगा ना, तो पहला स्टेप क्या है, खाना बनना। इसीलिए मेरे दोस्त खाना बनना इज द फर्स्ट स्टेप, तो इसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहा। तो प्लांट को फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे रखा। फिर प्लांट को खाया हर्बीवोर ने, हर्बीवोर को खाया कार्निवोर ने। कुछ कार्निवोर्स होते हैं जो किसी और कार्निवोर को खाते हैं, इन्हें टॉप कार्निवोर्स कहते हैं। तो ये जो है फिर और ऊपर आ जाएंगे, T4 में आ जाएंगे। तो ये टोटल आपकी बात यहां तक आपको समझ में आई तो मुझे बता दो, मैं एक और बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं और मैं एक बार एक बटन दबा देता हूं। यस, मैंने बताया दुनिया में ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि अकेला रह सके, एकदम अकेला रह सके। क्यों सर, प्लांट तो अकेले रह सकते हैं? नहीं रह सकते भाई। प्लांट की जड़ें जो हैं ये आपका वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। ये जो मिनरल्स हैं ये कहां से आ रहे हैं, ये आपका डिकम्पोजर्स बना रहे हैं, यानी इन्हें भी बैक्टीरिया और फंगस के साथ की जरूरत है। बैक्टीरिया और फंगस को भी जरूरत है डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की, जिसके ऊपर वो ग्रो कर सके, है ना। गोट को भी जरूरत है प्लांट की, जिसे खा सके। टाइगर को भी जरूरत है गोट की, जिसे खा सके। हर ऑर्गेनिज्म को किसी और ऑर्गेनिज्म की जरूरत है, किसी ना किसी तरीके से हम किसी ना किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है। ठीक है सॉरी, जुकाम ने फील्डिंग सेट कर रखी है दोस्तों। बताओ मेरे भाई, यहां तक बात समझ में आई? रिपीट कर दो, बिल्कुल रिपीट कर देंगे भाई, 5 बार रिपीट कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने कहा समझ लीजिए आपके आसपास एक पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ को हमने क्या कहा, प्रोड्यूसर कह दिया। प्रोड्यूसर क्यों कह दिया गुरुजी? नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूस करने वाला। क्या प्रोड्यूस करेगा पेड़? पेड़ अगर खाना बना रहा है, फूड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस करता है, फूड प्रोड्यूस करता है। एकदम सही बात है, ठीक है। फूड प्रोड्यूस किया तो इस पेड़ को देख करके गोट का मन ललचाया कि भैया खाना बन चुका है, गर्मा गर्म खा लिया जाए। तो इसने क्या किया, सीधा सीधा डायरेक्टली पेड़ पे हमला कर दिया, क्योंकि पेड़ को डायरेक्टली खा सकता है, घास को डायरेक्टली खा सकता है, तो इसे हर्बीवोर कह दिया हमने। तो ये क्या हो गया, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो बनाता है, कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, खाता है। तो मेरे भाई गोट क्या है, डायरेक्टली प्लांट को खा रही है, तो ये फर्स्ट कंज्यूमर है। फिर गोट को खा गया कौन, शेर खा गया, गोट को शेर खा गया, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, सेकंड कंज्यूमर हो गया। प्लांट को पहले खा लिया गोट ने, तो ये फर्स्ट कंज्यूमर है। गोट को खा लिया टाइगर ने, तो ये सेकंड कंज्यूमर है। इसे कार्निवोर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने सीधा किसी एनिमल को खाया है, तो ये आपका क्या कर रहा है, मांसाहारी है, तो इसको हमने कार्निवोर कह दिया। अब सबसे पहले जहां खाना बना है, यानी प्रोड्यूसर लेवल को हमने कह दिया T1, ट्रॉफिक लेवल 1। फिर हार्बीवोर को ट्रॉफिक लेवल 2, कार्निवोर को ट्रॉफिक लेवल 3। इसी हिसाब से लेवल आपके और बढ़ सकते हैं। लेवल सबके निकलेंगे, पर देखना पड़ेगा मेरे भाई कि लेवल है कौन सा। प्लांट है तो लेवल 1, हर्बीवोर है तो लेवल 2, कार्निवोर है तो लेवल 3, टॉप कार्निवोर है तो लेवल 4। मेनली ये 4 ही लेवल होते हैं, इससे ऊपर कोई लेवल होता नहीं, ठीक है। अब मेरे भाई, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब डेथ होती है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मर गया, तो डेड ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है डीकंपोजिशन। उनकी बॉडी सड़ने लग जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि मेरे दोस्त, कई बार आपने खेत में या रोड के किनारे कोई एनिमल मरा हुआ देखा होगा, कोई छोटा सा खरगोश मरा हुआ है, कोई डॉग मरा हुआ है, कोई कैट मरी हुई है। आप कुछ दिन अगर उस रोड के सामने से निकलेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो डॉग जो है उसकी बॉडी गायब हो गई। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स ने आकर उस एनिमल की बॉडी पे अटैक कर दिया। कुछ चिड़ियां थी जिन्होंने उस ऑर्गेनिज्म का पार्ट खा लिया, कुछ कुछ ऑर्गन्स खा लिए। फिर जो बचा हुआ पार्ट है वो मिट्टी में मिल जाता है, एकदम उसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीकंपोजिशन। किसी भी मरी हुई चीज पर बैक्टीरिया और फंगस आकर के अटैक कर देते हैं और उसकी बॉडी के जो बड़े बड़े केमिकल्स होते हैं, इनको छोटे छोटे केमिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनिक केमिकल्स को छोटे छोटे इनऑर्गेनिक केमिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यस, तो ऑर्गेनिक केमिकल्स वो होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन साथ पाया जाता है, और इनऑर्गेनिक केमिकल्स वो होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन साथ नहीं पाया जाता। यस, तो बड़े बड़े जो आपके केमिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो इसे हम डिकम्पोजिशन कह देते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? एक बार बताइए, एक बार लाल कलर के दिल छोड़ दो इन द चैट सेक्शन अगर यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं तो। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आओ मेरे दोस्त, अब मैं आपको कुछ और अच्छी अच्छी बातें बता देता हूं। विचार फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, और ये नोट्स आपको व्हाइट कलर के प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिख लिख कर भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले से यहां पर है, आराम से देखिएगा मेरे भाई। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है आवर एनवायरमेंट। तो सबसे पहले तो ये समझ ले कि भैया एनवायरमेंट होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि एनवायरमेंट होता क्या है। तो एनवायरमेंट क्या है, ऐसी हर चीज जो हमें सराउंड करके बैठी है। एनवायरमेंट मतलब हमारा वातावरण,
जिसमें हम लोग रहते हैं, यानी मेरे आसपास जितनी भी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं वो मेरे एनवायरमेंट का पार्ट है। मेरे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मेरे एनवायरमेंट का पार्ट है। लेकिन एनवायरमेंट में एक बहुत छोटी सी यूनिट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है। एनवायरमेंट में एक छोटी सी चीज है जिसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, और इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज बेसिकली लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या आप नॉन लिविंग चीजों के बिना जिंदा रह सकते हैं? सर रह सकते हैं, क्या बड़ी बात है। नहीं रह सकते। मेरे भाई आराम से सुनने की कोशिश करना। समझ लीजिए एक जमीन है, उस जमीन पे आप क्या कोई भी बीज बोएंगे तो वो उग जाएगा? क्या वो प्लांट बना लेगा? नहीं सर। भाई अगर समझ लीजिए ये एक जमीन है, इस जमीन पे मैंने एक सीड डाल दिया, तो क्या गारंटी है कि ये जो आपका बीज है ये पेड़ बना देगा? क्या गारंटी है? नहीं सर, कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर फसल का उगने का एक टाइम होता है। भाई कई फसल ऐसी हैं जो सर्दी में उगती हैं, कई फसल ऐसी है जो गर्मी में उगती हैं, कई ऑटम में उगती हैं। इसका मतलब हर फसल को उगने के लिए, हर प्लांट को उगने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। क्या हर प्लांट को उगने के लिए अलग किस्म की मिट्टी चाहिए? कहीं आपकी लोमी सॉइल होगी, कहीं सैंडी सॉइल होगी, कहीं आपकी एलुवियल सॉइल होगी। क्या अलग अलग प्रकार की मिट्टी भी चाहिए? क्या अलग अलग प्रकार की आपको यहां पर लैंड भी चाहिए, सॉइल भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको डिफरेंट लाइट भी चाहिए? कहीं भैया बहुत स्कॉर्चिंग लाइट आती है, एकदम तपतपाती धूप आती है, और कहीं मेरे भाई आपका बहुत कम सूरज का ताप होता है। तो क्या अलग अलग इलाकों में टेम्परेचर का और लाइट की ड्यूरेशन का भी फर्क होता है? बिल्कुल होता है। अलग अलग मिट्टी में अलग अलग क्वांटिटी ऑफ वाटर भी होती है। कई ऐसे इलाके हैं जहां खूब पानी होता है, कई ऐसे इलाके होते हैं जहां बहुत कम पानी होता है। तो क्या वहां पर भी गड़बड़ होने के चांसेस हैं? बिल्कुल। तो क्या ये जो सारे के सारी नॉन लिविंग चीजें हैं ये डिसाइड करती हैं कि ये बीज यहां पर उगेगा या नहीं? बिल्कुल। मेरे भाई यही तो डिसाइड करती हैं कि एक इलाके में टेम्परेचर कैसा है, एक इलाके में लाइट कैसी है, एक इलाके में आपका वाटर कैसा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, एक इलाके में मिट्टी कैसी है। यही तो डिसाइड करेंगे कि वहां कोई बीज उगेगा या नहीं। अब समझ लीजिए मेरे भाई यहां ये बीज उग गया, यहां ये प्लांट उग गया। अगर प्लांट उग गया तो इस प्लांट को देख करके वो सारे के सारे एनिमल्स आ जाएंगे यहां पर जो इस प्लांट को खाते हैं। समझ लो भैया हम 5 लोग हैं, हमें गाजर खाना बहुत पसंद है। हम 5 एनिमल हैं जिनकी फितरत है कि हाँ भाई हम गाजर खाते हैं। तो हम कहां रहना पसंद करेंगे? जहां गाजर उगती है, जहां टिंडा उगता है? नहीं सर, हम तो वहां जाएंगे जहां गाजर उगती है। क्यों? क्योंकि हम खाते ही गाजर हैं। तो एक इलाके में जैसे प्लांट होंगे, क्या उसी प्रकार के एनिमल भी वहां पर जाएंगे जिनको वो प्लांट खाना पसंद है? बिल्कुल। तो इन अबायोटिक फैक्टर्स ने, इन नॉन लिविंग फैक्टर्स ने डिसाइड किया कि एक इलाके में कैसा प्लांट उगेगा। इस प्लांट ने डिसाइड किया कि एक इलाके में कैसे एनिमल्स आएंगे। तो सब कुछ तो यही डिसाइड कर रहे हैं। फर्स्ट लेवल तो यही है मेरे भाई, जाहिर सी बात है फर्स्ट लेवल तो यही है। तो नॉन लिविंग चीजों को कई बार हम बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं कि यार इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में, लेकिन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे भाई यहां पर देखिए आपकी किस प्रकार की मिट्टी है एक जगह पर, कितना पानी है, लाइट कैसी है, टेम्परेचर कितना है, ज्यादा है कि कम है। यही फैक्टर्स तो डिसाइड करेंगे कि एक इलाके में कैसे प्लांट्स होंगे, एक इलाके में कैसे एनिमल्स होंगे, और एक इलाके में कैसे फंगस और बैक्टीरिया होंगे जो इन प्लांट्स और एनिमल्स की लाशों पे ग्रो करेंगे। तो सब कुछ किसने डिसाइड किया? नॉन लिविंग चीजों ने ही तो डिसाइड किया। नॉन लिविंग चीजों ने ही तो डिसाइड किया मेरे भाई। इसका मतलब ये नॉन लिविंग जो चीजें हैं इनको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत भारी मिस्टेक कर रहे हो आप अगर इन नॉन लिविंग चीजों को आप हल्के में ले रहे हो। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। तो अगर आप लिविंग चीजों के बारे में पढ़ रहे हो तो आप कौन से फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हो? बायो वाले फैक्टर्स के बारे में, यानी बायोटिक फैक्टर्स के बारे में, बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। और अगर आप नॉन लिविंग चीजों के बारे में बात कर रहे हो तो आप कौन से फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हो? ए बायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हो। ए बायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हो। ए का मतलब क्या होता है यहां पर? ए का मतलब होता है एब्सेंट। ए का मतलब होता है यहां पर एब्सेंट, ठीक है। यानी ये जो फैक्टर है ये आपके नॉन लिविंग फैक्टर है। तो बायोटिक फैक्टर में क्या आ जाएंगे? बायोटिक फैक्टर में प्लांट जो कि खाना बनाएंगे, जो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, एनिमल्स जो कि खाना खाएंगे, जो कि कंज्यूमर कहलाते हैं, एंड डीकंपोजर्स। ये 3 चीजें दुनिया के हर इकोसिस्टम में होनी चाहिए। तो ये हो गए लिविंग फैक्टर्स। नॉन लिविंग फैक्टर्स में क्या हो जाएगा मेरे भाई? नॉन लिविंग फैक्टर्स में क्या हो जाएगा? किस प्रकार की मिट्टी है एक इलाके में,
कितना टेम्परेचर है एक इलाके में, कितनी लाइट है एक इलाके में, एंड कैसी सॉइल है एक इलाके में। ये सारी चीजें साथ में इंटरेक्ट करके क्या बनाती हैं, एक इकोसिस्टम बनाती हैं। ये सारी चीजें साथ में क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं, एक इकोसिस्टम तैयार करती हैं। इकोसिस्टम तैयार कर रही थी। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, इसमें हमें कोई दंगा पंगा परेशानी नहीं है। यस मेरे भाई, अब इकोसिस्टम्स जो हैं, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स को मिला करके एक इकोसिस्टम तैयार हुआ। तो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होते हैं जहां पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं। ठीक है, जैसे समझ लीजिए फॉरेस्ट है, वो भी एक इकोसिस्टम है, जंगल भी एक इकोसिस्टम है जहां पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, नदी भी एक इकोसिस्टम है जहां मछलियां रह रही हैं, खेत भी एक इकोसिस्टम है जहां हमने क्रॉप उगा रखी है अपनी मर्जी की, है ना। एक फिश टैंक है जिसे हम एक्वेरियम कहते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम है, वहां मछलियां रह रही हैं, हमने कुछ प्लांट्स उगा रखे हैं छोटे मोटे उस एक्वेरियम के अंदर ही, और हम ऊपर से दाना डाल दे रहे हैं। तो सारी की सारी चीजें जो है हर जगह पर पाई जाती हैं। तालाब भी एक इकोसिस्टम है, बड़ा सा समंदर है वो भी एक इकोसिस्टम है, रेगिस्तान भी एक इकोसिस्टम है। तो अलग अलग जगहें जो हम देखते हैं वो सारे इकोसिस्टम्स हैं बेसिकली। तो यहां पर दो प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं। पहला नेचुरल, जो कि कुदरत ने बनाया है। भाई जैसे जंगल कुदरत ने बनाया है, हम तो बना के आए नहीं है। आर्टिफिशियल भी जंगल हो सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में, क्योंकि किसी के पास इतनी जमीन है नहीं। तो जो बड़े बड़े जंगल हैं, जो बड़े बड़े लेक हैं, पॉन्ड हैं, नदियां हैं, तालाब है, महासमंदर है, ये सारे के सारे नेचुरल इकोसिस्टम है, इसे हमने नहीं बनाया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने बनाई हैं, जो कि मैन मेड इकोसिस्टम है। जैसे कि क्रॉपलैंड, हमारा जो खेत है इसमें क्या उगेगा ये हम डिसाइड कर रहे हैं। मुझे भैया सरसों उगानी है, या मुझे गेहूं उगाना है, या मुझे धान उगानी है, या मुझे फूलों की खेती करनी है, ये मैं डिसाइड करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक्वेरियम। एक्वा का मतलब होता है वाटर, एक्वेरियम मतलब फिश टैंक। उसमें कौन सी मछली रखनी है, कौन सी मछली बाहर निकालनी है, कौन सा प्लांट उगेगा, कितना टेम्परेचर रखना है, ये सब मैं डिसाइड करूंगा। दैट इज माई एक्वेरियम, दैट इज माई प्रॉपर्टी। गार्डन में क्या उगाऊंगा, टिंडी भिंडी, जो मुझे उगाना है वो सब मैं डिसाइड करूंगा। सो अल्टीमेटली ये कुछ ऐसे इकोसिस्टम है जिसमें आपका इंपुट बहुत ज्यादा है। आप डिसाइड कर सकते हो कि वहां पे कौन सा प्लांट उगेगा, कौन सा नहीं, और उन प्लांट्स के हिसाब से ही वहां पर कीड़े आते रहेंगे, अलग अलग एनिमल्स आते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने फूलों की एक बगिया बना दी, तो फूलों की बगिया को देख करके भंवरे आने लग जाएंगे, अलग अलग इंसेक्ट आने लग जाएंगे, अलग अलग पॉलिनेटर्स आने लग जाएंगे। देयर आर डिफरेंट इंसेक्ट्स जो कि फूलों को देख करके आकर्षित होंगे, अलग अलग कीड़े आकर के उन फूलों पर बैठेंगे। अगर आप लौकी उगाते हो, अगर आप टिंडा उगाते हो, तो अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट आएंगे। अगर आप मटर उगाते हो, अलग प्रकार के इंसेक्ट आएंगे। तो आप जब किसी प्लांट को उगाते हो तो प्लांट डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार के एनिमल्स या इंसेक्ट्स वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन प्लांट कौन सा उग रहा है ये कौन डिसाइड कर रहा है, आप डिसाइड कर रहे हैं। सो दिस इज योर प्रॉपर्टी। चाहे कोई खेत है जहां आप खेती कर रहे हो, चाहे कोई एक्वेरियम है यानी फिश टैंक है जहां आपने मछलियां छोड़ रखी हैं, चाहे कोई गार्डन है, आपका इंपुट बहुत ज्यादा है उसमें, आपने वो इकोसिस्टम तैयार किया है। दैट इज अ मैन मेड इकोसिस्टम। पर जो बड़े बड़े जंगल हैं, समंदर हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, यहां हमारा कोई इंपुट नहीं है। वो नेचुरल इकोसिस्टम है, वो कुदरती है, वो नेचर ने बनाए। तो दो प्रकार के इकोसिस्टम हो सकते हैं। अब मेरे भाई बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो है, जिंदा ऑर्गेनिज्म, ये डिपेंड करते हैं किस पे, अबायोटिक फैक्टर्स पे। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया। भाई एक इलाके में कौन सा प्लांट उगेगा, कौन सा प्लांट नहीं उगेगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अबायोटिक फैक्टर पे ही तो डिपेंड कर रहा है। भाई प्लांट उगने से पहले देखेगा कि ये सॉइल मेरे लिए अच्छी है या नहीं, यहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर लाइट है या नहीं, मुझे प्रॉपर वाटर मिल रहा है या नहीं, ये सारी चीजें तो देखनी पड़ेंगी ना मेरे भाई, ये सारी चीजें तो देखनी पड़ेंगी। समझ लीजिए कोई ऐसी फसल है जिसको खूब पानी चाहिए, उगने के लिए बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पानी दे दिया आपने कम, तो वो फसल उग थोड़ी पाएगी, वो फसल बहुत अच्छी थोड़ी हो पाएगी। तो इससे बेटर ये है कि हम उस फसल को उस इलाके पे उगाए ही ना जहां पानी कम है, हम उस जगह उगाए जहां पानी ज्यादा है। तो हम रिक्वायरमेंट भी समझे, हम प्लांट की रिक्वायरमेंट भी समझे। तो प्लांट जो है यानी बायोटिक फैक्टर्स जो है, ये अबायोटिक फैक्टर पे ही डिपेंड करते हैं। जब इन्हें सारी चीजें अच्छी लगती हैं कि हाँ भाई अच्छी मिट्टी है, अच्छी क्वालिटी ऑफ मिट्टी है, अच्छा टेम्परेचर है, अच्छी आपकी वाटर क्वांटिटी है, अब मैं उग सकता हूं, तब जाके आपका बायोटिक प्लांट जो है उगना स्टार्ट करता है। तो यहां पर अलग अलग कैटेगरीज में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया है। सबसे पहला प्रोड्यूसर, जो खाना प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूस कौन कौन करेगा मेरे भाई, ऑल प्लांट्स। जितने प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। एक आधा कोई एक्सेप्शन है, चुनिंदा प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, पर उनको अभी के लिए छोड़ दो। आप ये मान के चलो कि प्लांट शब्द आपने सुना तो वो खाना बना लेगा, हरा भरा होगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा। एंड सर्टेन बैक्टीरिया, जैसे यहां पर आपने एग्जांपल लिख दिया ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हमने साइनोबैक्टीरिया कह दिया। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। एल्गी क्या होते हैं, प्लांट होते हैं।
तो इसकी तुलना हमने प्लांट से कर दी है क्योंकि ये भी खाना बना सकता है। तो प्लांट्स और कुछ एक बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सकते हैं। कंज्यूमर मतलब जो खाना नहीं बना रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं, खाना फ्री में बैठ करके खाना ठूस रहे हैं, तो ये डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड कर सकते हैं। डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं तो कौन है? हर्बीवोर है, सीधा प्लांट को खा ले रहे हैं। या इनडायरेक्टली भी प्लांट पे डिपेंड कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? कार्निवोर हो जाएंगे। और कई होते हैं ओमनिवोर, जो कि आपका वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन चीज दोनों खा सकते हैं, है ना। मीट भी खा सकते हैं एज वेल एज पत्तियां भी खा सकते हैं। तो दोनों प्रकार के जो खाने खा रहे होते हैं इन्हें हम ओमनिवोर कहते हैं। जैसे कॉकरोच, तो ये क्या हो जाता है? ओमनिवोर हो जाता है। ये दोनों प्रकार की चीजें खा सकता है, करेक्ट। और पैरासाइट जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में घुस करके बीमारियां कॉज करता है, इट कॉज डिजीजेस, ये बीमारियां कॉज करता है और किसी और इंडिविजुअल की बॉडी से न्यूट्रिएंट ले रहा होता है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर आके रहने लगा तो आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट चुरा रहा है और बदले में आपकी बॉडी में रह रहा है तो आपको बीमार भी कर रहा है, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। अगर वो आपकी बॉडी के अंदर रहता है, खून में घुस गया है, किसी ऑर्गन में घुस गया है, तो उसे एंडो पैरासाइट कहते हैं। अंदर रहने वाले पैरासाइट को एंडो पैरासाइट कहते हैं। और कोई आपकी बॉडी के ऊपर चिपक गया और वहीं से खून चूस रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्टो पैरासाइट कहते हैं। तो ये एंडो या एक्टो पैरासाइट हो सकते हैं, राइट। तो यहां पर मैं लिखवा देता हूं आपको पैरासाइट के बारे में। पैरासाइट क्या है? पैरासाइट्स क्या है? दे लिव इनसाइड और आउटसाइड होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी, होस्ट मतलब जिस पे हमला हुआ है, पैरासाइट जिसने हमला किया है। तो पैरासाइट अगर होस्ट बॉडी के अंदर, समझ लीजिए मेरी बॉडी के अंदर चला गया है, पैरासाइट मेरी बॉडी के अंदर रह रहा है, तो इसे हम कहेंगे एंडो पैरासाइट। इसे हम कहेंगे एंडो पैरासाइट। एंड मेरे दोस्त अगर ये मेरी बॉडी के बाहर रह रहा है तो इसे हम क्या कह देंगे? इसे हम कह देंगे एक्टो पैरासाइट। एक्टो का मतलब होता है बाहर रहने वाला, है ना, एक्टो पैरासाइट। जैसे आपने कभी किसी डॉग को देखा होगा, तो जो डॉग है उनकी बॉडी पे टिक्स लगे होते हैं। टिक्स मतलब छोटे छोटे कीड़े लगे रहते हैं। अगर आपने कभी डॉग पाला है तो आपने देखा होगा कि वो जो डॉग है उनकी बॉडी पे छोटे छोटे कीड़े लगे रहते हैं जो उनकी बॉडी पे चिपक करके खून चूस रहे होते हैं। तो एक कीड़े ऐसे होते हैं जिनका कोई सर पैर दिखाई नहीं देता, वो चुपचाप चिपक करके खून चूस रहे होते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। अगर भाई उन कीड़ों को निकाल के आप चप्पल से चटाक करके मारोगे तो फट जाते हैं, उनके अंदर से बहुत सारा खून निकल रहा होता है, इतना खून पी लेते हैं वो डॉग्स का। एंड मेरे भाई कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो कि आपके हाथ पैर वाले होते हैं, दिखाई देते हैं, है ना। तो उनको जब आप निकालोगे, डॉग की बॉडी पे चिपके होते हैं, अगर आप उनको अलग करोगे तो निकल के भागने की कोशिश करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के कीड़े हैं जो कि डॉग की बॉडी के ऊपर आकर के अटैक कर रहे हैं और खून चूसने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी पैरासाइट होते हैं जो डॉग की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और अंदरूनी हमला करते हैं, फिर आपको बीमार करते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वीक करते हैं कि आप रिप्रोड्यूस ही ना कर पाओ, अगली जनरेशन ही ना बना पाओ। कई बार इतना आपके ऊपर जो है आतंकी हमला हो जाएगा, भयंकर। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, है ना। ये प्लान बना के आते हैं कि आपकी बॉडी को कैसे वीकेस्ट फॉर्म में लाया जाए, कैसे आपकी बॉडी के मतलब कि बहुत ही बुरे फेज में आपको डाल दिया जाए, आपको कैसे कमजोर कर दिया जाए, तोड़ देंगे आपको अंदर से। तो ये जो है क्या कहलाते हैं? एंडो पैरासाइट कहलाते हैं, है ना। तो मेरे भाई यहां पर जो है दो प्रकार के पैरासाइट होंगे, एक एक्टो पैरासाइट जो बॉडी के बाहर चिपक सकते हैं और एक एंडो पैरासाइट होंगे जो बॉडी के अंदर घुस करके आपको कमजोर कर रहे होते हैं, अंदरूनी हमला कर रहे होते हैं, ठीक है। डीकंपोजर क्या होता है? डीकंपोजर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मरे हुए ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडी पे ग्रो करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगस जो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई मेरे सारे साथियों को? मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं ये पूरी की पूरी स्लाइड। इतनी बात समझ में आ गई है? ये सारी बातें हम यहां पर भी कर चुके हैं, ये सारी बातें ऑलमोस्ट हम यहां भी कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। एनवायरमेंट मतलब हमारे आसपास पाए जाने वाली जितनी भी चीजें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, वो सारा का सारा हमारा एनवायरमेंट है। अब इस एनवायरमेंट में एक ऐसा हिस्सा है जहां हम लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। समझ लीजिए मेरे आसपास कोई क्रॉप प्रेजेंट है, मैं उसको खा रहा हूं, कोई दाल प्रेजेंट है, कोई गेहूं प्रेजेंट है, कोई बाजरा प्रेजेंट है, कोई मक्का प्रेजेंट है, मैं उसको खा रहा हूं, तो मेरी इंटरेक्शन इन प्लांट से हो गई, बिल्कुल, मैं इन प्लांट को खाता हूं।
यस, ये मेरी इंटरेक्शन हो गई इनके साथ। इन प्लांट की जब डेड बॉडीज बनती हैं, जब ये प्लांट मर जाते हैं, तो इनको कौन खाता है? डिकम्पोजर खाता है। तो यहां डिकम्पोजर भी है, तो एनिमल भी हो गया, प्लांट भी है जिसको मैं खा रहा हूं, और डिकम्पोजर भी है, तीनों चीजें आ गई। फिर मेरे भाई, मेरे आसपास जो वातावरण है, यहां पर टेम्परेचर भी है, सनलाइट भी है, क्योंकि लाइट आती है हर सुबह जब भी सूरज उगता है। उसके अलावा वाटर भी है हमारे पास धरती के अंदर, जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करता है, एज वेल एज सॉइल भी है जिसपे मैंने प्लांट उगा रखे हैं। तो ये सारी की सारी बातें आपको अपने आसपास ही देखने को मिल जाती हैं। तो कुछ बायोटिक फैक्टर भी देखने को मिलते हैं, यानी कि लिविंग फैक्टर्स, जैसे कि आपके प्लांट, एनिमल और डिकम्पोजर। एंड अबायोटिक फैक्टर भी देखने को मिलते हैं, यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स, जैसे कि मिट्टी हो गया, पानी हो गया, लाइट हो गया एंड टेम्परेचर हो गया। चार मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब ये साथ में इंटरेक्ट करने लग जाए, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर, तो इकोसिस्टम बन जाते हैं। अब ये इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकते हैं, जो कुदरत ने बनाए, जैसे कि आपका रेगिस्तान हो गया, जैसे कि आपका फॉरेस्ट हो गया, जैसे आपकी नदी हो गई, जैसे आपका पॉन्ड हो गया। और मैन मेड भी हो सकते हैं इकोसिस्टम, जैसे आपने खुद का खेत बना लिया है, खुद का एक्वेरियम बना लिया है, खुद का छोटा सा गार्डन बना लिया है। तो ये सारे क्या हो गए? आपके मैन मेड इकोसिस्टम हो गए। प्रोड्यूसर उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर को खा रहे होते हैं। डिकम्पोजर वो होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इनकी जब लाशें गिर जाएंगी, जब इनकी डेथ हो जाएगी, तो उनके ऊपर ग्रो करते हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। दीज आर डिकम्पोजर्स। इतनी बात सभी को समझ में आई? एक बार तारा रारा बोल दो इन द चैट सेक्शन प्लीज। यहां तक की बातें मेरे सारे भाइयों को समझ में आ चुकी हैं? एक बार फटाफट बताइए, झटपट बताइए, फटफट बताइए, यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई है? यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई है? बता दो मेरे भाई। यस, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगली स्लाइड देखिए। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहां से सवाल पूछे जाते हैं भैया, बहुत सारे, खूब सवाल पूछे जाते हैं, आराम से सुनना। फूड चेन एंड वेब की बात हो रही है। फूड चेन क्या है? फूड चेन क्या है? फूड चेन एक सिंपल सी चेन है। फूड चेन एक सिंपल सी चेन है, सीधी सीधी। समझ लीजिए एक प्लांट है, जैसे कि ग्रास है, ग्रास भी एक प्लांट है। तो ग्रास को हमने कहा ट्रॉफिक लेवल 1, क्योंकि ये खाना बना रहा है। ग्रास को किसने खाया? ग्रास को खा लिया ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर ने खा लिया। तो ग्रास हॉपर क्या हो गया? सीधा सीधा ग्रास को खा रहा है, तो ये क्या हो गया? हर्बीवोर, ये ट्रॉपिकल लेवल 2 हो गया। ग्रास हॉपर को किसने खा लिया? फ्रॉग ने खा लिया। तो फ्रॉग क्या हो गया भैया? फ्रॉग हो गया आपका T3। एंड फ्रॉग के अलावा मेरे दोस्त यहां पर आ गया आपका स्नेक, मिस्टर स्नेकू महाराज। तो ये क्या हो गया? आपका T4 हो गया। बीच में कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं बना रहा हूं, तो ये सिंपल सी जो चेन है, इसको मैंने क्या कह दिया? फूड चेन कह दिया। सिंपल सी चेन है। तो मुझे एक बार ये बताइए, मुझे ये बताइए कि जो ग्रास है, ये ट्रॉफिक लेवल 1 हुआ, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? ग्रास को प्रोड्यूसर कह सकता हूं। ये खाना बनाता है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? प्रोड्यूसर कह सकता हूं। कह सकते हो सर। ये जो ग्रास हॉपर है, इसको मैं क्या कह सकता हूं? प्राइमरी कंज्यूमर। सबसे पहले घास को डायरेक्टली ये खा रहा है, तो क्या ये हुआ प्राइमरी कंज्यूमर? बिल्कुल हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर के अलावा इसको मैं क्या हर्बीवोर कह सकता हूं? यस सर, आप इसे हर्बीवोर कह सकते हो। ये जो फ्रॉग है, ये ग्रास हॉपर को खा रहा है, तो क्या ये सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ? यस सर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर के अलावा इसको हमने क्या कह दिया? हर्बीवोर की जगह क्या कह दिया? कार्निवोर कह दिया। कार्निवोर कह दिया। और मेरे भाई ये जो स्नेक है, ये आपका टर्शरी कंज्यूमर हो गया, थर्ड कंज्यूमर हो गया। एंड इसको मैंने क्या कह दिया? कार्निवोर को भी ये सीधा सीधा खा ले रहा है, तो क्या ये टॉप कार्निवोर हो गया? यस गुरुजी, ये टॉप कार्निवोर हो गया। ये टॉप कार्निवोर हो गया। करेक्ट। अब मेरे दोस्त आराम से सुनना, ओ मेरे मुन्ना गौर से सुनना। अब हर ट्रॉफिक लेवल पे, ट्रॉफिक लेवल 1 से ट्रॉफिक लेवल 2 पे, ट्रॉफिक लेवल 2 से ट्रॉफिक लेवल 3 पे, ट्रॉफिक लेवल 3 से ट्रॉफिक लेवल 4 पे, सिर्फ 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अगले ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही आपकी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। तो समझ लीजिए यहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रास है, इसके पास कितनी एनर्जी है? समझ लो 10,000 जूल एनर्जी है। सिर्फ इजी कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं। अगर 10,000 जूल एनर्जी है, तो बताओ इस पे कितनी गई? ग्रास हॉपर पे कितनी गई? मैंने कहा अगले ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। तो 10% एनर्जी जाएगी, तो क्या करो? एक जीरो काटते चलो, सिंपल है।
एक जीरो काटते चलो। अगर यहां 10,000 जूल एनर्जी है मेरे भाई, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो मेरे भाई यहां पर कितनी पहुंची? सिर्फ 10% पहुंची होगी, 10% पहुंची होगी, तो एक जीरो काट दो, क्या 1000 जूल पहुंची होगी मेरे भाई मेरी जान? यस गुरुजी। भाई 1000 जूल से अगर मैं अगले पे देखूं, ट्रॉफिक लेवल 3 पे देखूं, तो क्या 10% एनर्जी पहुंची होगी इस 1000 जूल की? तो कितनी पहुंची होगी भैया आपकी? 100 जूल पहुंची होगी, 100 जूल पहुंची होगी। अब मेरे भाई 100 जूल से अगर मैं अगले ट्रॉफिक लेवल पे देखूं, फिर 10% पहुंची होगी, तो क्या यहां पर सिर्फ और सिर्फ 10 जूल पहुंची होगी? बिल्कुल गुरुजी, 10 जूल पहुंची होगी। अगर मेरे भाई इसके आगे भी कोई ट्रॉफिक लेवल होता तो 1 जूल एनर्जी पहुंचती। क्या 1 जूल एनर्जी कोई बहुत ज्यादा एनर्जी है? नहीं सर। इसीलिए देयर आर लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल्स। आपसे पूछा जा सकता है, यह सवाल आता है पेपर में, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ जब कोई फूड चेन आप बनाते हो तो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स जो है ये 4 ही क्यों होते हैं? ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4। आपका सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोर, फिर कार्निवोर, फिर ट्रॉप कार्निवोर। आपसे पूछा जाएगा कि 4 ही ट्रॉफिक लेवल क्यों हुए? ज्यादा भी तो हो सकते थे। भाई हर कदम पे एनर्जी लेस होती जा रही है, लूज होती जा रही है। तो जब आप एक और ट्रॉफिक लेवल बढ़ा दोगे तो 1 जूल एनर्जी पहुंचेगी। क्या करें भाई उस 1 जूल एनर्जी का? यानी मेरे को किसी ने कह दिया कि ये लो भाई एक दाना ले लो चावल का और इसको 5 घंटे तक चबाओ, एनर्जी मिलेगी, खाना खाने से एनर्जी मिलती है। मेरे भाई 5 घंटे अगर मैं एक ही दाना चावल का चबा रहा हूं तो मेरी एनर्जी लूज ज्यादा हो जाएगी। मैंने एनर्जी लगा ज्यादा दी जितनी मुझे एक दाने चावल से मिली नहीं, तो मेरे को तो उल्टा घाटा हो गया, मैं तो भूख से मर ही जाऊंगा। इतना भूखा था कि चावल खाते खाते भूख से मर गया, तो लोग पागल और कहेंगे कि भाई खाना खाते खाते मर गया, ये कैसा बावड़ा आदमी है भाई। तो मेरे भाई यहां पर सेम चीज होती है। सिंस एनर्जी इज लॉस्ट एट every successive trophic level, at every successive trophic level, therefore usually we don't see levels आफ्टर T4। हद से हद आपको T5 दिख जाएगा, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में T4 के बाद तो आपको दिखेगा ही नहीं। यही आपका सबसे लास्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, इसके बाद तो आपको दिखाई ही नहीं देगा। यस, तो कम ट्रॉफिक लेवल क्यों होता है? लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल क्यों होता है? लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल इसीलिए होते हैं गुरुदेव क्योंकि हर कदम पे सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे बढ़ रही है, अगले ट्रॉफिक लेवल पे जा रही है। सो ईच स्टेप अगर आप देखें ऑफ फूड चेन तो ये ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करती है। हर स्टेप अपने आप में एक ट्रॉफिक लेवल है। जैसे खाना बनाने वाला जो ग्रास है ये ट्रॉफिक लेवल 1 है, हर्बीवोर जो सीधा सीधा इसको खा रहा है ये ट्रॉफिक लेवल 2 है, कार्निवोर जो इसको खा रहा है ये आपका ट्रॉफिक लेवल 3 है, फिर जो टॉप कार्निवोर है ये आपका ट्रॉफिक लेवल 4 है। तो एनर्जी जब आपकी एक ट्रॉफिक लेवल से अगले वाले पे जाती है तो एनर्जी कम हो रही होती है, सिर्फ 10% एनर्जी ही आपकी आगे जा रही होती है। इसे हम क्या कहते हैं? लिंडमैन्स 10% रूल कहते हैं। और ये जो एनर्जी फ्लो हो रही है ये एक ही दिशा में हो रही है, यूनिडायरेक्शनल हो रही है, यूनिडायरेक्शनल हो रही है। सर ये क्या बात हुई भाई? क्या प्लांट जो है वो खा सकता है ग्रास हॉपर को? कि ग्रास हॉपर बैठा है घास नहीं दबोच लिया, आ बेटा आज उल्टा करके देखते हैं, टिट फॉर टैट करते हैं आज, मुझे तो तुमने बहुत खाया, आज मेरी बारी है। सोच के देखो तुम चादर ओढ़ करके एक पेड़ के नीचे सो रहे हो और आज पेड़ ने फैसला कर लिया है कि आज तो तुम्हारी फील्डिंग सेट है। तुमने पेड़ को बहुत खाया, समझ लो तुम खेत में काम करके वहीं लेट गए किसी पेड़ की छांव में कि हाँ भैया लौकी की खेती कर रहा था मैं, तो लौकी तोड़ने आया था, समझ लो लौकी ने तुम्हें तोड़ दिया। सारी लौकियों ने फैसला किया कि आज इस आदमी को भैया घेर के जो है यहीं खत्म कर देंगे, यहीं निपटा देंगे, खेत में ही इसकी लाश ही मिलेगी, डिकम्पोजर को भी खाना मिल जाएगा। जिस दिन प्लांट ने ये सोच लिया उस दिन तो भैया हम लोग ताबीज बनवाते फिरेंगे ना, जिस दिन प्लांट चलते फिरते दिख गए हमको कि हाँ भैया अब तो हमारा खेल खत्म है, अब तो इस दुनिया में प्लांट को देख के भी डर लग रहा है। पहले एक जगह खड़े तो रहा करते थे कम से कम, अब तो चलने फिरने लगे हैं, भागने लगे हैं, हमारा पीछा कर रहे हैं। रात को हम सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं कि पेड़ हमारे पीछे भाग रहा है ना, और इतना बड़ा है, पकड़ और ले रहा है 2 मिनट में। हम तो छोटे छोटे हैं, टुक 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 करके भागेंगे, पेड़ तो है भी बहुत भयानक सा, बहुत बड़ा सा, 2 मिनट में ही दबोच लेगा, ऊपर गिर गया तो और ऐसी तैसी हो जाएगी। इसका मतलब मेरे दोस्त ये जो एनर्जी है ये एक ही दिशा में बहती है। अगर मैं फसल को खा रहा हूं तो फसल मुझे नहीं खाएगी। तो एनर्जी कैसे फ्लो करती है? T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4, एक सिंपल 1 2 3 4 के फॉर्मेट में फ्लो करती है एनर्जी। इसे यूनिडायरेक्शनल फ्लो कहा जाता है मेरे भाई, इसे यूनिडायरेक्शनल फ्लो कहा जाता है। करेक्ट। तो जब भी आप एक डायग्राम बनाएं सारे के सारे ट्रॉफिक लेवल का, तो प्रोड्यूसर्स को यानी प्लांट्स को आप क्या बनाएं? सबसे नीचे बनाएं, एट द बेस बनाएं।
उसके ऊपर आप बनाए प्राइमरी कंज्यूमर को यानी हर्बीवोर को, उसके ऊपर आप बनाए सेकेंडरी कंज्यूमर को कार्निवोर को, और सबसे ऊपर आप बनाए टर्शरी कंज्यूमर को यानी टॉप कंज्यूमर को, टॉप कार्निवोर को आप सबसे ऊपर बनाए। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपकी एनर्जी जो है 10-10% आगे अगले ट्रॉफिक लेवल पे जा रही होती है, और सूरज की हमें सिर्फ 1% एनर्जी चाहिए होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अब यहां पर आपको एक सवाल दे रहा हूं, गौर से सुनना मेरे भाई, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत गौर से सुनिएगा। तो मैं इसी स्लाइड को कॉपी कर लेता हूं एक बार, मैं इसी स्लाइड को कॉपी कर लेता हूं, मैं कोई नई स्लाइड नहीं लूंगा। इसी स्लाइड को कॉपी करके हम क्या करते हैं, यहां पर एक सवाल लिख लेते हैं। हम यहां पर एक सवाल लिख लेते हैं, उस सवाल को बहुत प्यार से सुनना है मेरे दोस्त, बहुत ही ज्यादा प्यार से सुनना है, ठीक है। मैं कह रहा हूं यहां पर आपका एक, मैंने क्या बना लिया है, ट्रॉफिक लेवल का चार्ट बना लिया है। ट्रॉफिक लेवल का चार्ट बना लिया मैंने, यहां पर 4 ट्रॉफिक लेवल बना लिए, ठीक है। मैंने यहां पे 4 ट्रॉफिक लेवल बना लिए, 4 ही बनाने थे हमें, 4 ट्रॉफिक लेवल मैंने यहां पर बना लिए। और मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे कि खाना बनाता है प्लांट, वो कौन है, हमारे सूरज दादा है। वो कौन है, हमारे सन है, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बना लिए, सन बना लिए, हमारे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब मेरे भाई बहुत गौर से सुनना, आराम से सुनना, समझ लीजिए यहां पर आपके सूरज जो है, इन्होंने एनर्जी बरसा डाली, इन्होंने एनर्जी बरसा डाली, ठीक है। अगर इन्होंने एनर्जी बरसा डाली, सो व्हाट इज दिस सर, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 1 T1, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 2 T2, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 3 T3, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 4 T4। ये 4 ट्रॉफिक लेवल है। अगर मैं कह रहा हूं कि सूरज के पास यहां से पेड़ पे कितनी एनर्जी गिर रही है आपकी, 10 लाख जूल गिर रही है, 10 लाख छोड़ो, 1 करोड़ जूल गिर रही है। इतनी एनर्जी जो है सूरज से यहां गिरी T1 पे। तो बताओ T1 को इसमें से कितनी एनर्जी चाहिए सर, T1 को इसमें से सिर्फ 1% एनर्जी चाहिए अच्छे से अपना काम करने के लिए। 1% यानी 100 में से 1% चाहिए सिर्फ, तो 2 जीरो काट डालेंगे हम। तो यहां से कितनी एनर्जी आपके T1 पे आई, 2 जीरो काट डालो, यानी आपकी यहां पर क्या हो गई, 1 करोड़ से भी आपने कम कर दी। तो यहां कितनी एनर्जी हो गई आपकी, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। इसके 2 जीरो मैंने मिटा दिए, यस। तो यहां पे क्या हो गई, 1 लाख जूल हो गई, 1 लाख जूल हो गई। अब 1 लाख जूल से अगले लेवल पे कितनी बढ़ेगी, सिर्फ और सिर्फ 10% बढ़ेगी। तो यहां क्या हो गई मेरे भाई, यहां हो गई आपकी 1 लाख की जगह 10,000 जूल। फिर 10,000 जूल से अगले लेवल पे कितनी बढ़ेगी, सिर्फ 10% बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी। तो ये कितनी हो गई भैया, 1000 जूल। और 1000 जूल से अगले लेवल पे कितनी बढ़ेगी, सिर्फ 10% बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी। तो यहां पर कितनी हो गई आपकी, 100 जूल के आसपास हो गई। यानी किसी ने अगर सवाल घुमा करके आपको पूछ लिया तो आपको यह पता होना चाहिए कि सूरज की रोशनी जो एक पेड़ पे गिर रही है, जितनी भी गिर रही है, क्योंकि सूरज ने तो रोशनी छोड़ दी है अलग अलग पेड़ों पे, डिपेंडिंग अपॉन देयर सरफेस एरिया। कोई बड़ा पेड़ है तो उसको ज्यादा लाइट मिल रही होगी, कोई छोटा पेड़ है तो कम लाइट मिल रही होगी। तो एक प्लांट को जितनी भी लाइट मिल रही है उसमें से 1% लाइट भी अगर ऑक्यूपाई कर ली, 1% लाइट भी बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब कर ली, तो भी पेड़ का काम चल जाएगा। उसको बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं होती है। जितनी सूरज की रोशनी उस पर गिर रही है उसका 1% भी उसने घेर लिया तो भी उसका काम चल जाएगा, 1% एनर्जी में भी काम चल जाएगा। फिर खाना बनाया प्लांट ने, खाना बनाया, अगले एनिमल में गई 10% एनर्जी, फिर उससे अगले में गई 10% एनर्जी, फिर उससे अगले में 10% एनर्जी। ऐसे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता चला जाएगा। फिर इसके बाद लिंडमैन साहब का 10% रूल जो है ये आ जाएगा इनटू एक्शन। फिर हर ट्रॉफिक लेवल पे 10-10% एनर्जी आपकी आगे बढ़ती जाएगी। तो यहां अगर 1 लाख जूल थी तो 1 जीरो काट दो, यहां 10,000 जूल, फिर आगे आपका 1000 जूल, फिर आगे आपका 100 जूल, इसके आगे अगर कोई होता तो 10 जूल। 10-10% एनर्जी को आगे आप बढ़ाते चले जाओ। दिस इज योर कंप्लीट पिरामिड जो कि हमने यहां पर बना लिया है। अब एक और प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। आराम से सुनना मेरे भाई, बहुत प्यारा प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा प्यारा प्रोसेस है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग, क्योंकि बायोलॉजी में आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हो, प्लांट एनिमल्स की स्टडी करते हो। तो मेरे भाई यहां पे बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, और मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाई कर दिया। जैसे आपके पास अगर कोई लेंस है तो उससे चीजें बड़ी हो जाती हैं, मैग्नीफाई हो जाती हैं। तो आपने किसी चीज का बढ़ा दिया है, किसी चीज को बढ़ा दिया है, दैट इज मैग्निफिकेशन, है ना। कोई चीज जो है पहले से बड़ी हो गई है, ज्यादा हो गई है, दैट इज मैग्निफिकेशन। तो आपने क्या किया है, यहां पर बायोमैग्निफिकेशन कर दिया है। तो कई चीजें क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस इनको डिकम्पोज नहीं कर सकता। कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो टूटते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए मेरे पास एक पालक का पत्ता है, आराम से सुना। उस पालक के पत्ते को मैंने जमीन में डाल दिया, छोड़ दिया 10 दिन के लिए। 10 दिन बाद मैं जाऊंगा, क्या मुझे वो पालक का पत्ता वहीं दिखाई देगा? नहीं सर,
उस पालक के पत्ते को आराम से डिकम्पोज कर दिया जाएगा, क्योंकि वो प्लांट मैटर है, वो ऑर्गेनिक मैटर है। हमारी बॉडी ऑर्गेनिक केमिकल्स की बनी हुई है। चाहे किसी एनिमल की कोई उंगली कट जाती और वो गलती से जमीन में गिर जाती तो वो भी गायब हो जाएगी 10 दिन में। कोई प्लांट है वो भी गायब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर कोई प्लांट एनिमल मैटर जमीन पे गिरा है तो वो गायब हो जाएगा, उसका अधिकतर पार्ट गायब हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पन्नी है, कोई पॉलिथीन है, उसको मैं जमीन में गड्ढा खोद करके गाड़ दूं और 20 साल बाद भी देखूं, 20 दिन छोड़ो 20 साल बाद भी देखूं, वो पन्नी वैसी की वैसी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन आजकल इतना बढ़ गया है। हर चीज प्लास्टिक की है मेरे भाई, हर चीज प्लास्टिक की है। इसीलिए प्लास्टिक की जितनी भी चीजें आपके घर में हैं, कोशिश करिए कि वो रीयूज करी जाए, धो धाकर बार बार रीयूज करी जाए। क्योंकि एक बार प्लास्टिक अगर एनवायरमेंट में चला गया तो वो डिकम्पोज तो होता नहीं है, उसको धरती में छोड़ दिया जाएगा, वो धरती को पॉल्यूट और करेगा, तो वो डिकम्पोज नहीं होता, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसी प्रकार से कुछ केमिकल्स हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक प्यार ऐसे केमिकल के बारे में आपको बताता हूं। वो जो केमिकल है वो अब क्या हो चुका है, बैन हो चुका है। इसे क्या कहते हैं, डीडीटी। आपने नाम भी सुना होगा, है ना। पहले कीड़े वगैरह मारने के लिए ये जो है डीडीटी यूज किया जाता है। तो ये डीडीटी जो है समझ लीजिए आपने पानी में छोड़ दिया, ये डीडीटी जो है समझ लीजिए आपने पानी में छोड़ दिया, वाटर में छोड़ दिया। अब अगर इस डीडीटी को आपने पानी में छोड़ दिया, इस डीडीटी को कौन खाएंगी, छोटी मछली खा जाएगी। कोई छोटी मछली खा जाएगी, स्मॉल फिश, स्मॉल फिश। अब इस स्मॉल फिश में समझ लीजिए एक मॉलिक्यूल था डीडीटी का, है ना। गलती से एक डीडीटी का कण इस स्मॉल मछली में चला गया। कैसे? डीडीटी पानी में है, अब ये छोटी मछली पानी में ही तैर रही है, तो इसके मुंह में एक डीडीटी का मॉलिक्यूल घुस गया। तो समझ लो एक छोटी मछली में एक डीडीटी का मॉलिक्यूल है। इन छोटी मछलियों को किसने खा लिया, लार्ज मछली ने। अब लार्ज मछली जो है वो ऐसे ही थोड़ी खा लेगी यार इसको, है ना। 10-12 मछली तो खाएगी एक दिन की। तो इसके अंदर क्या हुआ, अब इसने 10 मछली खा ली समझ लीजिए, तो इसके अंदर 10 डीडीटी के मॉलिक्यूल हो गए, इसमें और ज्यादा हो गए। अब समझो मेरे भाई, ये जो लार्ज मछली है समझ लीजिए इसको किसी बर्ड ने खा लिया। कोई बर्ड ऊपर से उड़ रही थी, बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ रही थी, अब इसने 10 लार्ज फिश खा ली, तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हो गए भाई, 100 मॉलिक्यूल हो गए डीडीटी के। तो हर लेवल पे ये डीडीटी के मॉलिक्यूल डिकम्पोज तो हो नहीं रहे, ये जो केमिकल है ये डिकम्पोज तो हो नहीं रहा है, तो ये बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है। छोटी मछली में एक मॉलिक्यूल था डीडीटी का, बड़ी मछली में 10 हैं, और आपके बर्ड में जो कि बड़ी मछलियों को खा रहा है 100 मॉलिक्यूल है। अब इसकी बॉडी में ये जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल है ये जमा हो गया, इस बर्ड में जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल है ये जमा हो गया। अब जमा हो गया तो इसकी सेहत खराब हो जाएगी, तो ये बर्ड जो है ये मर जाता है। एंड इनफैक्ट उससे भी बुरा होता है, काफी सारे बर्ड जो है उनके अंडे जो है वो क्या हो जाते हैं, वो आपके पिलपिले हो जाते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि अगर आप बर्ड होते आप भी चाहते थे कि आप कड़क अंडे दें, जिससे कि वो अंडा जो है उसका कवर तोड़ करके बच्चा आराम से बाहर निकल जाए। अगर वो अंडा गिलगिला सा होगा, पिलपिला सा होगा, तो बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी। तो ये जो बर्ड्स थी आगे बच्चे ही पैदा नहीं कर पा रही थी, इनके अंडे सॉलिड नहीं बन रहे थे। जो अंडे के ऊपर व्हाइट कलर का कवर होता है, कैल्शियम का जो कवर होता है, वो अच्छे से नहीं बन पा रहा था, तो इनकी अगली जनरेशन आ ही नहीं पाई, और ये कुछ बर्ड्स हैं जो कि खत्म हो गई। काफी सारी बर्ड्स आपने देखी होंगी जो लुप्त हो चुकी हैं, तो वो इन केमिकल्स की वजह से भी लुप्त हो जाती हैं, कई बार गायब हो जाती हैं। तो ये हमारी गलती है ना दोस्त, हमने इस केमिकल को पानी में छोड़ा, हमने इस केमिकल को पानी में छोड़ा। इस केमिकल को पानी में छोड़ने के चक्कर में जो बर्ड है, ये इस पूरी बर्ड का सत्यानाश हो गया। ये आगे दिखे ही नहीं फिर उसके बाद हमें, क्योंकि इन बर्ड्स के बच्चे पैदा हो नहीं पा रहे, अंडे अच्छे से दे नहीं पा रहे। अब ये जो बर्ड है जो खुद जिंदा है, ये जब खत्म हो जाएंगे इस धरती पे से, तो खेल खत्म, आगे कोई बर्ड आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे। तो जितनी अभी बची खुची बर्ड्स हैं, जिस दिन वो खत्म हो जाएंगी, आगे आपको कोई इनका मेंबर देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन, कि भैया छोटी फिश में आपका एक डीडीटी मॉलिक्यूल था, फिर 10 डीडीटी मॉलिक्यूल हुए, फिर 100 डीडीटी मॉलिक्यूल हुए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, डीडीटी का जो मॉलिक्यूल है इसका नंबर बढ़ता चला जा रहा है, ये आपने देखा, ठीक है। तो मेरे भाई, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक फूड चेन में लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल्स क्यों होते हैं, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल के बाद सिर्फ 10% एनर्जी आगे बढ़ रही है। एक टाइम पे ऐसे आ जाएगा जब आगे एनर्जी देने का फायदा ही नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल 100 जूल है, अगले ट्रॉफिक लेवल पे आप 10 जूल भेजोगे, बहुत कम एनर्जी है, इसीलिए कोई फायदा ही नहीं है। तो बहुत लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल जो है ये आपको देखने को मिलते हैं। जब कई सारी फूड चेन्स लिंक हो जाती हैं तो फूड वेब बनता है। वेब का मतलब क्या होता है, वेब का मतलब होता है जाल। जैसे आपने स्पाइडर वेब का नाम सुना होगा, मकड़ी का जाला। तो ये जो फूड चेन है इतनी सिंपल थोड़ी है, ये जो फूड चेन है ये इतनी सिंपल थोड़ी है। खुद बताओ यार, आराम से सोचो, है ना, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये जो घास है
क्या इसको सिर्फ ग्रास हॉपर खाएगा? किसी जगह लिखा हुआ है कि सिर्फ ग्रास हॉपर ग्रास खाता है? हिरन घास नहीं खाता? खाता है। सिर्फ घोड़ा घास नहीं खाता? खाता है। गधा नहीं खाता? खाता है। खच्चर नहीं खाता? खाता है। भैंस नहीं खाती? खाती है। गाय नहीं खाती? खाती है। भेड़ नहीं खाती? खाती है। बकरी नहीं खाती? खाती है। जब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स घास खा रहे हैं तो हमने सिर्फ यहां ग्रास हॉपर का नाम इसीलिए लिखा है कि हम एक सिंपल सी चेन देख लें। एक्चुअल में तो घास को और हजारों लोग खा रहे हैं ना, बिल्कुल खा रहे हैं। सिमिलरली ये जो ग्रास हॉपर है इसको भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म खा रहे होंगे। ये जो फ्रॉग है इसको भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म खा रहे होंगे। ये स्नेक है, इसी को कोई मुंह में दबा के भाग गया। कोई बड़ा पक्षी है, ईगल वगैरह है, वो स्नेक को मुंह में लेकर के भाग गया। तो अल्टीमेटली हर इंडिविजुअल पे मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक्चुअल में इतनी सिंपल नहीं होती फूड चेन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो अलग अलग फूड चेन्स जब कनेक्ट हो जाती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? फूड वेब कहा जाता है। इस प्रकार की फूड वेब आपको देखने को मिलती है। यहां पर देखिए, इस प्रकार की फूड वेब देखने को मिलती है। ये तो सिंपल है। समझ लीजिए आप जंगल में गए, तो जंगल में क्या हुआ? सर जंगल में ये पेड़ थे, पेड़ को किसने खा लिया? पेड़ को या घास को हिरन ने खा लिया, हिरन को शेर ने खा लिया। वाह भैया, मजा आ गया। सिंपल फूड चेन है, मैं इसको कहीं लिंक नहीं कर रहा। सिमिलरली ग्रासलैंड पे मैं गया, सर घास उगी हुई थी, घास को घास हॉपर ने खा लिया, ग्रास हॉपर ने, इसको मेंढक बाबू ने खा लिया, मेंढक बाबू को पकड़ के सांप ने खा लिया, सांप को जो है आपका ईगल वीगल मुंह में दबा के भाग गया। अब ये भी एक सिंपल फूड चेन है, सीधी सीधी जो है आपकी चल रही है। कहीं कोई और एरो नहीं बनाया मैंने, एक ही दिशा में एरो बनाए। अब ये देखिए पॉन्ड में, पॉन्ड में, तालाब में ये क्या हुआ मेरे भाई? आपका पॉन्ड में अगर मैं सिंपल बताऊं तो सबसे पहले आते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो का मतलब हमेशा याद रखिएगा प्लांट लाइक, है ना। फाइटो का मतलब ही होता है प्लांट लाइक। तो फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है? जू प्लैंक्टन। जू में क्या देखने को मिलते हैं आपको? एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो खाना कौन बनाता है? प्लांट, उसके बाद एनिमल आते हैं। तो पहले फाइटोप्लैंक्टन खाना बनाएगा, फिर जू प्लैंक्टन खाना खाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खाएगा? लार्ज फिश। लार्ज फिश को कौन खा सकता है? फिर बर्ड खा सकता है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि खाना बनाएगा कौन और खाएगा कौन? खाना बनाएगा फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि ये प्लांट लाइक है, ये प्लांट लाइक है। और जू प्लैंक्टन खाना खाएगा, ये क्या है आपका? एनिमल लाइक है, ये आपका एनिमल लाइक है। तो पॉन्ड में आपकी ये चलती है फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, छोटी मछली, बड़ी मछली, एंड उसको पकड़ के भाग गया क्या? कोई बर्ड। ठीक है, यहां देखिए ये बन रही है फूड वेब। फूड वेब भाई कॉर्न है या फिर घास है, इसको ग्रास हॉपर ने खाया। अब ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी खा सकता है, रैट भी खा सकता है। तो यहां से दो अलग अलग फूड चेन स्टार्ट हो गई। फिर ये जो फ्रॉग है भैया, इसको ईगल भी दबोच के भाग सकता है, इसको जो है सांप भी खा सकता है ना। फिर ये जो रैट है, इसको आपका कौन खा सकता है भैया? वुल्फ भी खाता हुआ दिखा दिया है यहां पर, ईगल भी खाता हुआ दिखा दिया है, सांप भी खाता हुआ दिखा दिया है। बटरफ्लाई को फ्रॉग भी खाती है, बटरफ्लाई को आपका ड्रैगन फ्लाई भी खाती है, फ्रूट फ्लाई को ड्रैगन फ्लाई भी खाती है, फ्रूट फ्लाई को थ्रश भी खाता है ना। तो अलग अलग यहां पर एरो बन रहे हैं कि कोई फ्लावरिंग प्लांट है, इसको बटरफ्लाई भी खा पा रही है, लेवेंडर को भी खा रही है। सो अल्टीमेटली क्या हुआ? ये जो कॉम्प्लिकेटेड वेब है, ये हमारे नेचर में बन रहा होता है। इतनी सिंपल सिंपल साइकिल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए मेरे भाई, ये फॉरेस्ट है, इसको मैं कह रहा हूं कि हिरन ने खाया, क्या जरूरी है? क्या इस पेड़ पे कोई कीड़ा नहीं रहता जो इस पेड़ को खा रहा होगा? तो कीड़ा भी खा सकता है। क्या इस पेड़ पे ग्रास हॉपर नहीं रहता होगा? वो भी खा सकता है, ग्रास को खा सकता है, नीचे वाली ग्रास को। क्या इस पेड़ पे कोई पक्षी नहीं रहता हो जो उसके फ्रूट खाता होगा? क्या कोई पक्षी नहीं रहता जो उसकी पत्ती खाता होगा, जो उसकी स्टेम खाता होगा, रूट खाता होगा, नीचे पड़ा हुआ ह्यूमस खाता होगा? बिल्कुल खाता होगा। तो अगर मैं चाहूं तो मल्टीपल अलग अलग एरो बना सकता हूं ना, बिल्कुल बना सकता हूं। उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल बन जाएंगे। तो दिस इज फूड वेब। तो नेचर में एक्चुअल में फूड वेब काम कर रहा होता है। फूड चेन तो बस हम चीजों को थोड़ा आसान तरीके से समझने के लिए, एक बार देखने के लिए आंखों के सामने से निकाल लेते हैं, पर एक्चुअल में प्रकृति में फूड वेब देखने को मिलता है। जैसे आप क्या सिर्फ चावल खाते हो? भाई आप तो चावल भी खाते हो, आप तो गेहूं भी खाते हो, आप तो मक्का भी खाते हो, आप तो जवार भी खाते हो, आप तो बाजरा भी खाते हो, आप तो केला भी खाते हो, आप तो तरबूज भी खाते हो, आप तो संतरा भी खाते हो। तो अलग अलग फूड चेन का पार्ट बन गए ना, आप तो बहुत सारे प्लांट लपेट गए, है ना। कोई जिनको नॉनवेज खाना पसंद है भाई, वो तो चिकन भी खाते होंगे, मटन भी खाते होंगे, अलग अलग एनिमल्स का, प्रॉन भी खाते होंगे। तो अलग अलग एनिमल्स की फूड साइकिल से भी आप जुड़े हुए हो। तो टेक्निकली आप हो तो एक ही इंडिविजुअल, लेकिन कनेक्टेड तो बहुत सारी फूड चेन से हो गए ना। तो एक्चुअल में तो एक फूड वेब बन गई। हो तो आप एक इंसान, हो तो आप एक ह्यूमन बीइंग, लेकिन अलग अलग जगह से कनेक्ट हो गए ना भाई। सो दैट्स व्हाई फूड वेब जो है ये ज्यादा बढ़िया तरीके से हमारे नेचर में, प्रकृति में ऑपरेट कर रही होती है। यस, ये आपको देखने को मिला। आई नो भाई, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर तो है, क्योंकि थ्योरेटिकल सा है, कुछ यहां पे समझने का नहीं है, नॉर्मल बस ऐसा ही है।
आओ फिर भी देख लेते हैं। ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। कितने लोगों को ओजोन लेयर के बारे में पता है, पहले तो मुझे यह बता दीजिए। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर आप कह सकते हैं कि एक चादर है जो हमें बचाती है हार्मफुल रेडिएशन से। हमारे पर्यावरण के ऊपर एक मोटी सी चादर है। सूरज की सारी किरणें अगर अर्थ पे आ जाए तो इस अर्थ का अनर्थ हो जाएगा मेरे दोस्त। सूरज की ऐसी काफी सारी किरणें हैं जो हमें कैंसर कॉज कर सकती हैं, हमारी इम्यूनिटी को गिरा सकती हैं, हमें बार बार बीमार बना सकती हैं। इतनी खतरनाक सन रेडिएशन से हमें बचाती है एक बहुत मोटी लेयर, जिसको क्या कहा जाता है? ओजोन लेयर कहा जाता है। तो जो ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन दैट इज O2, ओजोन क्या होता है? O3। तो ओजोन के अच्छे काम तो है ही। अगर ओजोन हमसे दूर है तो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। अगर धरती पर ओजोन आ जाए तो उसको हम सूंघ नहीं सकते मेरे भाई, इसको सांस के थ्रू अंदर नहीं ले जा सकते, हमारे लिए उस काम की नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है हमारे लिए। सो अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो ओजोन लेयर है ये पतली होती जा रही है, जो हमें हार्मफुल सूरज की रेडिएशन से बचाती है। ये जो चादर है ओजोन नाम की, पतली होती जा रही है। तो इसकी पतली होने के पीछे क्या रीजन है ये मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले देखिए कि ओजोन जो है ये आपकी बनती कैसे। तो ऑक्सीजन जो है ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं, पर O3 को हम सांस के थ्रू अंदर नहीं ले सकते क्योंकि ये टॉक्सिक होती है, पॉइजनस होती है। लेकिन ये जो ओजोन है ये हमें बचाती है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन, जो कि आपके सन से नीचे आ रही होती है अर्थ पे, और कैंसर कॉज करती हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी कम कर रही होती हैं, आपको बीमार बनाती हैं। अगर ये रेडिएशन आपकी बॉडी पे गिर जाए तो आपको बीमार बनाती है। इसलिए आपने देखा होगा लड़कियां अलग अलग प्रकार की क्रीम लगाती हैं। भाई हम तो लगाते नहीं है ना, मुंह धो लिया, जय हिंद जय भारत, इतने में हमारा काम चल गया। लड़कियों को आपने देखा होगा अलग अलग क्रीम लगाती हैं, SPF प्रोटेक्शन, यूवी रे प्रोटेक्शन, बाहर निकलती हैं तो अपने मुंह का ख्याल रखती हैं, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, निकल जाते हैं हेलमेट पहन के, समाज पे छोड़ देते हैं सारा का सारा काम कि हाँ भैया हमने मुंह धो लिया है, यही तुम पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमने। अदरवाइज 10-12 दिन लगातार मुंह ना धोऊं तो भी किसी को पता ना लगे कि ये नहाया है कि नहीं नहाया है, क्योंकि कभी किसी ने हमें सुंदर देखा ही नहीं। लेकिन लड़कियां जो है मेरे भाई, है ना, उनका एक स्किन केयर रूटीन होता है, एग्जैक्ट फिक्स रूटीन होता है। मुंह धोया, फिर मॉइस्चराइजर लगाया, फिर सनस्क्रीन लगाई, फिर ये लगाया वो लगाया, आई लैशेस, ब्ला ब्ला ब्ला, 100 डिफरेंट थिंग्स। हमारे पास कुछ नहीं। तो लड़कियों से अगर आप पूछेंगे तो आपको यूवी प्रोटेक्शन के बारे में ज्यादा पता लगेगा, वो आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि कौन सी क्रीम आपको लेनी है, कितनी रेडिएशन से बचने के लिए उनके पास पूरा का पूरा जो है खाका होता है मेरे दोस्त। तो यहां पर क्या है, ओजोन जो है ये यूवी लाइट से टूट जाती है। तो ये जो है आपकी ऑक्सीजन, सॉरी, ये आपकी यूवी लाइट से टूट जाती है। अगर यूवी लाइट इस ऑक्सीजन पे पड़ी तो क्या होता है, आपका ऑक्सीजन के जो 2 एटम्स हैं अलग हो जाते हैं। O2 है ना, इसका OO बन जाता है। फिर क्या हुआ, ये जो O2 है और भी ऑक्सीजन होंगे आसपास, ये क्या करते हैं, O के साथ कंबाइन होकर के क्या बना लेते हैं, O3 बना लेते हैं। तो एक चादर बन जाती है, ये एक चादर बन जाती है, राइट। पर हमें इस चादर की जरूरत यहां नहीं है ना मेरे भाई, अर्थ पे नहीं है। हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, ओजोन नहीं चाहिए इस अर्थ पे। अगर ये यूवी रेडिएशन आने लगी इस अर्थ पे बहुत ज्यादा मात्रा में, तो ओजोन अंदर की साइड भी जो है बनने लग जाएगा, विच इज नॉट राइट फॉर अस। एंड उल्टा कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या, जिन्हें हम कहते हैं आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि रेफ्रिजरेटर्स में आते थे पहले, अब तो इनको बैन कर दिया गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो कार्बन्स हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्या करते हैं, ये इस ओजोन को तोड़ते हैं, इस ओजोन के टूटने के प्रोसेस को ये बढ़ा देते हैं, कैटलाइज करते हैं। तो ऊपर क्या हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है। ऊपर ओजोन टूटती चली जा रही है, ऊपर जहां पर ओजोन की जरूरत है वहां टूटती चली जा रही है ना। वहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये जो ओजोन है ये ऑक्सीजन और आपका ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट होती जा रही है। जो ओजोन है ये ब्रेक होती चली जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। हमें इस चादर की जरूरत है, ये हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। तो आपने ओजोन होल का नाम सुना होगा। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बेसिकली, ये जब ऊपर जाते हैं तो ये लाइट गैसेस होती है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो आप रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में यूज कर रहे हैं, ये जब ऊपर जाएंगी तो आपके ओजोन के साथ छेड़खानी करेंगी। जब ओजोन लेयर के पास पहुंच जाएंगी तो, और उसे तोड़ना स्टार्ट कर देंगी, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट कर देंगी, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें तो ओजोन चाहिए थी। तो वहां पे चादर पतली होती जा रही है, तो दिक्कत होती जा रही है। अब हार्मफुल रेडिएशन अर्थ तक पहुंचने लगी है, तो ओजोन लेयर जो है ये टूटती जा रही है। सो ओजोन का जो लेवल है ये ड्रॉप होने लगा ऊपर 1980 से 1990 के बीच में, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग अर्थ पे इस्तेमाल करने लगे थे
तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ऊपर जाने लगे रेफ्रिजरेटर से, और एसी से ये जो निकल रहे थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ऊपर जाने लगे और ओजोन को तोड़ने लगे। इसीलिए 1987 में यूएनईपी ने, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस, यूएन का तो फुल फॉर्म याद हो जाएगा, एनवायरमेंट प्रोग्राम है ईपी का मतलब, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने मैंडेटरी कर दिया है कि भैया आप अब फ्रिज में और एसीज में या फायर एक्सटिंग्विशर्स में सीएफसी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सीएफसी यूज करेंगे तो उससे ओजोन लेयर पतली होती चली जाएगी और नीचे जो है कैंसर का खतरा, स्किन का कैंसर जो है उसका खतरा बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी लो होने का खतरा बढ़ जाएगा, इसीलिए हमें ओजोन लेयर को बचाना है। तो इसीलिए यूएनईपी ने 1987 में एक कदम उठाया कि सीएफसी को बैन कर दिया। अब हमें खुद भी अपने पर्यावरण का ख्याल रखना है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीजें हैं हम कोशिश करें कि इनको कम से कम इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल आप प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, आप ग्लास का ज्यादा इस्तेमाल करें, कांच का ज्यादा इस्तेमाल करें अगर नॉर्मल आप बॉटल्स वगैरह ले रहे हैं, और अगर आपके पास प्लास्टिक की बॉटल्स हैं तो उन्हें बहुत लंबे टाइम तक यूज करें। तो प्लास्टिक अवॉइड किया जा सकता है इन अ लॉट ऑफ वेज, और उनको हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो प्लास्टिक जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसको डीकंपोजर्स या सेप्रोफाइट जो है ये नहीं तोड़ पाते हैं, नहीं इसको इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो ये पाइलअप होते चले जाते हैं, यानी ये जमा होते चले जाते हैं। अगर ये जमा होते चले गए तो और ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा, इसीलिए हम बायोडिग्रेडेबल चीजों पे ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट करें तो बेहतर है। फॉर एग्जांपल चाय पी रहे हैं तो आप कूलर में चाय पीजिए, पेपर कप्स में चाय पीजिए, क्योंकि पेपर कप भी आपका रिसाइकल हो जाता है, आसानी से जो है डिग्रेड हो जाता है। प्लास्टिक के जो डिस्पोजल होते हैं उनमें ना पिए, है ना, तो पेपर कप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लास का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कांच जो है इसको भी मेल्ट करके दोबारा रिसाइकल किया जा सकता है। यानी यहां पर हमने क्या सीखा, यहां पर हमने सीखा कि जो ओजोन लेयर है ये पतली होती जा रही है, क्यों, क्योंकि सीएफसीज जो हम रिलीज कर रहे थे ऊपर, ये ओजोन लेयर को क्या कर रही थी, तोड़ रही थी, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रही थी। ऊपर हमें चादर चाहिए ओजोन की, ऑक्सीजन हमें नहीं चाहिए। ऑक्सीजन तो हमें नीचे चाहिए सांस लेने के लिए, ऊपर हमें ओजोन चाहिए, लेकिन काम हो रहा है उल्टा, ऊपर जो है ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, ऑक्सीजन बनता चला जा रहा है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ओजोन को हमें बचाना है, तो सीएफसीज को हमने क्या कर दिया, यूएनईपी के कहने पे हमने बैन कर दिया। और अब हमें प्रदूषण और भी कम करना पड़ेगा, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें जो हैं इनको यूज ना किया जाए, बायोडिग्रेडेबल चीजों को यूज किया जाए। और अगर आपके घर में कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज है भी तो भी इसको बार बार क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी बातें सारे भाइयों को समझ में आ चुकी हैं, एक बार फटाफट बताइए। छोटा सा चैप्टर था, प्यारा सा चैप्टर था, इतनी बातें सभी को, मेरे सारे भाइयों को बहनों को समझ में आ चुकी है, एक बार फटाफट बताइए दोस्त। क्या हम कुछ क्वेश्चंस कर लें, यहां तक के क्वेश्चंस कर लें, एक बार फटाफट बताइए, क्या हम यहां तक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? यस। थोड़ी सी जुकाम हो रखी है तो आवाज थोड़ी ऊपर नीचे आई होगी, आई नो, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई गेस आपने ठीक से बियर कर लिया होगा इस चीज को, क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूं फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, थोड़ा बाहर चला गया था मैं, और उस चक्कर में जो है थोड़ा गर्म सर्दी ये सब बहुत फ्लक्चुएशंस आ गए। दिल्ली में टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, जहां पर मैं गया था वहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है ना। यस, आइए, क्रिस्टल क्लियर, बहुत शानदार, बहुत ऐसा खत्म सा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं फिर भी। आइए, ये हम आराम से कर देंगे, 45 सेकंड का टाइम ले लीजिए। पहला सवाल करिए मेरे भाई, पहला सवाल करिए। ग्रास जो है क्या है भाई, ग्रास प्लांट है, खाना बनाती है हरा भरा, तो प्रोड्यूसर हो गई, तो पी का क्या हो गया, पी का 3 हो गया, तो ए तो एलिमिनेट कर दो, पी का 3 हो गया। ग्रास हॉपर, सीधा ग्रास को खाएगा कौन, ग्रास हॉपर, इसीलिए इसका नाम ग्रास हॉपर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, हार्बीवोर हो गया, हार्बीवोर कह लो या प्राइमरी कंज्यूमर कह लो, पहला कंज्यूमर कह लो, तो आपका ग्रास हॉपर क्यू का हो गया 4, तो क्यू का हो गया 4, 2 में ही है, तो डी को एलिमिनेट कर दो। फिर ग्रास हॉपर को खाएगा फ्रॉग, यानी आर क्या हो गया, प्राइमरी कार्निवोर हो गया, पहला कार्निवोर, तो इसको हमने क्या कह दिया, आर को कह दिया आपका 1, आर को कह दिया आपका 1, तो बी आंसर हो जाएगा। एंड स्नेक जो है क्या हो गया, सेकेंडरी कार्निवोर हो गया, यानी टॉप कार्निवोर हो गया। कार्निवोर में भी पहले कौन आया, ग्रास हॉपर को खा रहा है आपका कौन, मेंढक, और मेंढक को कौन खा रहा है, आपका स्नेक खा रहा है, नागराज खा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, यहां पर उत्तर आ जाता है मिस्टर बी। लेट्स चेक कि कितने मेरे भाइयों ने ये सवाल सही तरीके से अटेम्प्ट कर दिया। तो सिंपल सी बात है भाई, ग्रास को खाएगी ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को खाएगा फ्रॉग और स्नेक, ये सीक्वेंस में दे रखा है। तो दिस इज प्रोड्यूसर, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर कह लो, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर या पहला कार्निवोर कह लो, दिस इज आपका टर्शरी कंज्यूमर या सेकंड कार्निवोर कह लो, या टॉप कार्निवोर कह लो, एक ही बात है, तो उत्तर हो जाता है मिस्टर बी। लगभग 60% लोगों ने सही कर दिया है, वेल डन। अगला देखिए 45,
सेकंड्स का मैं टाइमर यहां पर लगा रहा हूं, आराम से देखिए। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2। पैरासाइट कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं, हर्बीवोर कौन होते हैं, एंड सेप्रोट्रॉफ कौन होते हैं। सेप्रोट्रॉफ मतलब डीकंपोजर की बात हो रही है यहां पे, अगर आप अलग से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डीकंपोजर की बात हो रही है। करेक्ट। तो सबसे पहले सबसे इजी देखते हैं, ऑटोट्रॉफ जो खुद का खाना खुद बना ले, खुद का खाना खुद बना ले। ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो आर का 4 हो गया, आर का 4 एक में ही है, बात ही खत्म हो गई। फिर भी आगे देख लेते हैं, हर्बीवोर जो सीधा सीधा प्लांट को खाए, जो सीधा सीधा प्लांट को खाए। ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रीन प्लांट को खाए, तो एस का 1 हो गया, एस का 1 हो गया, ठीक है, यहां तक भी सही जा रहे हैं हम लोग। पैरासाइट जो किसी ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे रहे, बॉडी के बाहर चिपक जाए या बॉडी के अंदर जो है घुस के उससे खाना ऑब्टेन कर ले, ठीक है, जो कि होस्ट से खाना ऑब्टेन कर ले उसकी बॉडी पे चिपक के या बॉडी के अंदर घुस के, तो क्यू का 2 हो जाएगा, क्यू का 2 भी ठीक है। बचा आपका कौन, बचा आपका सेप्रोट्रॉफ यानी कि डीकंपोजर जो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करे, डेड प्लांट और एनिमल की बॉडी पे ग्रो करे, तो पी का हो जाएगा 3, पी का हो जाएगा आपका 3, एकदम सही बात है। तो उत्तर हमारा डी पहले ही आ गया था, एक ही चीज से हमें पता लग गया था, बट स्टिल हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको देख लिया, 70% लोगों ने सॉल्व कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। यहां क्वेश्चन नंबर 4 करिए, 3 हम बाद में देखेंगे, इसी साइड पोल रहने देते हैं। अब छोटा सवाल है तो हम लोग 30 सेकंड का टाइम यहां पर ले रहे होंगे। बताइए, लेवल रिप्रेजेंटेड बाय कार्निवोर, कार्निवोर का कौन सा लेवल है, कौन सा लेवल निकल गया इसका बता दो मेरे भाई एक बार, कार्निवोर का कौन सा लेवल है। कार्निवोर क्या हो गया, बना के देख सकते हो भैया, ये है आपका प्लांट, प्लांट के ऊपर है हर्बीवोर, हर्बीवोर के ऊपर है कार्निवोर, है ना। तो कौन सा वाला है भैया, प्रोड्यूसर तो प्लांट होता है, हमसे कार्निवोर पूछा है तो पहली बात तो गलत हो गई। सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर है ना, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर, फाइटोप्लैंक्टन प्लांट का साउंड आ रहा है, तो ये भी आपका प्रोड्यूसर हो गया, ये भी गलत है। जू प्लैंक्टन हर्बीवोर हो गया, ये भी गलत है। तो आ गया सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर, प्लांट खाना बनाता है तो प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, और टॉप कार्निवोर टर्शरी कंज्यूमर, तो ये दोनों ही कार्निवोर होते हैं। तो ये बात आपकी सही है, ये बात आपकी सही, बी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहां पे आपका आंसर हो जाता है मिस्टर बी, 84%। वाह भाई वाह, वेरी गुड। आ जाइए अगला सवाल, 5th क्वेश्चन। इन एवरी फूड चेन ग्रीन प्लांट्स आर, हर फूड चेन में ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइट्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, नन ऑफ द अबव। ये तो बहुत आसान सवाल है, खत्म सवाल है। ग्रीन प्लांट्स ग्रीन है इसीलिए वो खाना बनाते हैं, खुद का खाना स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर कहते हैं। खुद का खाना खुद बनाते हैं तो प्रोड्यूसर कहते हैं। तो उत्तर क्या हो गया हमारा, मिस्टर प्रोड्यूसर इज द राइट आंसर, मिस्टर प्रोड्यूसर इज द राइट आंसर। यस, अब इतना आसान सवाल था कि 30 सेकंड का टाइम भी इसमें बहुत ज्यादा लग रहा है, हालांकि ऐसा है नहीं। यस, वेरी इजी क्वेश्चन। आ जाओ मेरे भाई, लेट्स चेक कितने लोगों ने सही कर दिया। आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 80+ तो होगा ही, बट ज्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 92% यार, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसमें 45 सेकंड का टाइम या 60 सेकंड का टाइम हम लोग ले लेते हैं। सवाल में कभी ये पूछते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल नाम से ही समझिए, बायोडिग्रेडेबल जिनको डिग्रेड किया जा सके, जिनको तोड़ा फोड़ा जा सके, यानी जिनको ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जा सके। कैन बी ब्रोकन डाउन बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर डिकम्पोजर, बैक्टीरिया वगैरह इनको तोड़ सकते हैं, इसीलिए इन्हें बायोडिग्रेडेबल कहा है, एकदम सही बात है। कैनॉट बी एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक हीट एंड प्रेशर, हीट एंड प्रेशर से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भैया पड़ता है। जैसे कोई पेपर है उसको हीट एंड प्रेशर दोगे तो वो आपका बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे पेपर है उसको जला दोगे तो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो हीट और प्रेशर से इन्हें फर्क पड़ता है। परसिस्ट इन एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे टाइम तक एनवायरमेंट में पड़े रहे इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं। मे हार्म वेरियस मेंबर्स ऑफ इकोसिस्टम, नहीं भैया बायोडिग्रेडेबल चीजें सेफ होती हैं, हार्म नहीं करती। हार्म करने वालों को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कह रहे होते हैं। बायोडिग्रेडेबल तो चुपचाप मिट्टी में मिल जाती हैं, तो ये किसी को परेशान नहीं करती, एनवायरमेंट में लंबे टाइम तक पड़ी नहीं रहती। ये जो है बैक्टीरिया और फंगस से आराम से क्या हो जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं। तो उत्तर क्या हो जाता है आपका मिस्टर ए हो जाता है, ये हमने यहां पर मार्क कर दिया। उत्तर क्या हो जाता है हमारा मिस्टर ए हो जाता है। यस, आइए, ये हमारा आंसर बन चुका है मिस्टर ए। लेट्स चेक कितने लोगों ने सही कर दिया है, 84%, बढ़िया पोल जा रहे हैं आज, वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, इनमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है जो कि बहुत लंबे टाइम तक पड़ा रहता है आपका मिट्टी के अंदर। पत्ते जो हैं आसानी से जब भी जमीन के ऊपर गिरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो गए। वेजिटेबल वेस्ट, समझ लीजिए कोई खीरे का छिलका है, आलू प्याज टमाटर के छिलके हैं जो कि आपने बाहर फेंक दिए हैं, तो अल्टीमेटली वो भी जल्दी डिग्रेड हो जाएंगे। कॉटन क्लॉथ, कॉटन भी किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, कॉटन का प्लांट होता है।
तो ये भी प्लांट मैटर हुआ, तो ये भी आसानी से डिग्रेड हो जाएगा। पॉलिथीन जो है मेरे भाई 20 साल भी पटक के रखोगे अगर जमीन में तो भी डिग्रेड नहीं होगी। तो कॉटन जो है वो भी बायोडिग्रेडेबल है, आपका पेपर वेस्ट जो है वो भी बायोडिग्रेडेबल है, आपका प्लांट की पत्ती जो है, प्लांट की स्टेम जो है, एनिमल की डेड बॉडी जो है, सब कुछ आपका बायोडिग्रेडेबल है। पॉलिथीन जो है, प्लास्टिक जो है, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो उत्तर क्या हो जाता है आपका मिस्टर ए हो जाता है। लगभग 91% लोगों ने फोड़ दिया है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए, 4 चीजें दे रखी हैं, मार्क कर दीजिए। 45 सेकंड का मैं टाइम दे देता हूं। मैन मेड इकोसिस्टम क्या थे? 3 बताए थे मैंने। आप अपनी मर्जी से अपना गार्डन जो है उसमें चीजें उगा सकते हैं, एक्वेरियम में अपनी मनपसंद की मछलियां रख सकते हैं, प्लांट उगा सकते हैं, एज वेल एज मेरे भाई आप अपने खेत में कौन सी क्रॉप उगाना चाहते हैं आपकी मर्जी है। तो एक्वेरियम और क्रॉपलैंड हो जाएगा मैन मेड इकोसिस्टम। पी का 3 हो जाएगा, पी का 3 हो जाएगा, एक में ही है, उत्तर ही निकल आया, खेल ही खत्म। नेचुरल इकोसिस्टम कौन है? फॉरेस्ट पॉन्ड हो जाएंगे तो क्यू का 2 हो जाएगा, क्यू का 2 हो जाएगा। डीकंपोजर में आ जाएंगे बैक्टीरिया और फंगस, और रिसाइक्लेबल वेस्ट जो बार बार आप यूज कर सकते हो, रिसाइक्लेबल है ना। तो पेपर एंड प्लास्टिक बैग्स को अप टू एन एक्सटेंट पिघला पिघला करके उनसे कुछ और बना सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, है ना। तो इसमें सारे प्लास्टिक रीमोल्डेबल नहीं होते, कुछ ही होते हैं जो कि आपके मोल्डेबल होते हैं। जैसे आपने टूथब्रश देखा होगा तो वो बहुत कड़क प्लास्टिक का बनता है, लेकिन उसके जो ब्रिजल्स हैं जिससे हम दांत साफ करते हैं वो बहुत हल्के पतले प्लास्टिक के बनते हैं। तो जो ब्रिजल्स हैं वो उनको आप आसानी से पिघला करके यूज कर सकते हो। उस लंबी डंडी को आप बहुत मुश्किल से यूज कर पाओगे। जैसे कुकर का जो हैंडल है ना, वो बहुत कड़क होता है, उसको दोबारा से बना पाना इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो बहुत दिक्कत आ जाती है इसमें। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका मिस्टर सी आ जाएगा। लगभग 82% लोगों ने सही कर दिया है, बहुत शानदार, वेल डन। आइए अगले सवाल देख लीजिए। आइए 30 सेकंड का पोल है। विच इज अबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट? नॉन लिविंग चीज कौन सी है इनमें से? फटाफट बताइए भाई। बैक्टीरिया तो ऑर्गेनिज्म है, फंगस ऑर्गेनिज्म है, प्लांट ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमस क्या है? जो आपकी मिट्टी की सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, काली काली सी। जंगल में अगर आप जाओगे कभी तो मेरे भाई वो इलाका जहां पे पेड़ के पत्ते पड़े हुए हैं, जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है, इसे ह्यूमस कहा जाता है। तो ह्यूमस क्या है? वहां तो डेड पत्ते पड़े हुए हैं। तो ह्यूमस क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया। भाई नॉन लिविंग पहचानना था, लिविंग वाले पहचान लो, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता। भाई प्लांट भी लिविंग है, ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया फंगस भी डीकंपोजर है, इसलिए बायोटिक कंपोनेंट्स में आ रहे थे। 3 कंपोनेंट्स बताए थे हमने, एनिमल, प्लांट और डीकंपोजर। तो ये डीकंपोजर हो गए, वो प्लांट हो गया। एनिमल का कोई एग्जांपल दिया नहीं है, तो ह्यूमस आप आसानी से एलिमिनेट करके निकाल सकते थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। कोई लिखना चाहे ह्यूमस क्या है, तो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, जो कि आपको जंगल वगैरह में देखने को मिलती है। 80% लोगों ने लगभग कर दिया है। अगला सवाल देखिए। All consumers, whether herbivores, carnivores or parasite, depend on dash directly or indirectly to sustain their feeding. कौन सी ऐसी चीज है जिसपे सबको डिपेंड करना ही पड़ेगा? खाना कौन बनाता है? कौन ऐसा है जिसपे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करना ही पड़ेगा? शेर तक को इनडायरेक्टली डिपेंड करना पड़ रहा था किस पे? प्लांट पे। बकरी डायरेक्टली प्लांट को खा रही थी क्योंकि हर्बीवोर थी। शेर इनडायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम कर रहा था क्योंकि क्या था? कार्निवोर था। लेकिन प्लांट पे करना पड़ेगा डिपेंड। प्लांट के बिना घर नहीं चलेगा मेरे दोस्त। प्लांट खाना बनाता है, अन्नदाता है, इसीलिए इस पे डिपेंड करना पड़ेगा। या तो डायरेक्टली आप इसको खा सकते हो या इनडायरेक्टली खा सकते हो। कार्निवोर जो है वो उन ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं जो प्लांट को खा रहे थे। तो एक थोड़ी सी लंबी चेन यहां पर बन जाती है। यस, आ जाओ मेरे भाई, देख लेते हैं। लगभग 84% लोगों ने सही कर दिया है। अगला सवाल देखिए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी डीकंपोजिशन कर देते हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा? डीकंपोजर कहा जाएगा। भाई हर्बीवोर तो सीधा प्लांट को खाते हैं, नाम में ये हर्ब, सीधा प्लांट को खा रहे हैं। वल्चर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, तो बहुत बड़े बड़े साइज के बर्ड है। तो आपसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूछा है तो क्या हो जाएंगे? डीकंपोजर। बैक्टीरिया और फंगस सबसे प्यारे, सबसे बेहतरीन डीकंपोजर कहलाते हैं। यस, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। मिस्टर भूरा बच्चन जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। वन सॉन्ग बेबी सॉन्ग लाइक नॉर्मैक्स साउंड इज मैक्स, मिस्टर भूरा जो है इट बिकम्स द राइट आंसर। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुदेव। इसमें हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं है। यस यस गुरुजी। लगभग 83% लोगों ने सही सॉल्व कर दिया है। अगला सवाल देखिए। एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी जाती है लिंडमैन साहब के रूल के हिसाब से? बता दीजिए सर। उनका जो रूल था उसका नाम ही था लिंडमैन्स 10% रूल, तो इसे 10% रूल कहा जाता है। एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पे T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4 कितनी एनर्जी जाएगी? 10% एनर्जी जाएगी। और सूरज से प्लांट को कितनी एनर्जी चाहिए होती है? सिर्फ 1%।
और उसके बाद T1 से T2 10% जाएगी, T2 से T3 10%, T3 से T4 10%। तो आपका हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी 10% ही आगे पहुंच रही है। इसे लिंडमैन्स 10% रूल हम लोगों ने कहा। मिस्टर सी, मिस्टर चूरा बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। यस, बहुत आसान, बहुत मजेदार, ये आपने यहां पर देख लिया। कई सारे क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व किए, लगभग 90% लोगों ने सही सॉल्व कर दिया है, बहुत अच्छी बात। लीडर बोर्ड में आपको एक बार दिखा देता हूं। सौरभ, नवल, प्रथमेश, अन्वेषा, सूरज, सुहानी, दक्ष, मास्टरमाइंड दिव्यांशु, श्रेयांश एंड अविरल आर इन टॉप रैंक्स। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑल। तो ये हमारा बायोलॉजी का सिलेबस आज कंसोलिडेट होता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए मेरे भाई, क्या सभी को ये चैप्टर समझ में आया? अगर यस, तो एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए। एक बार फटाफट लाल कलर के दिल भेज दिए जाए इन द चैट सेक्शन, जिससे आपका भाई, आपका विपू भैया खुश हो सके। यस, आ जाओ मेरे दोस्त। ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन। आप लोगों के लिए एक स्पेशल संवाद रखा जाएगा आपके पेपर से पहले, है ना, आपके एग्जाम से पहले। और मैंने कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस बना रखी थी, मतलब पहले पिछली साल के बैच के बच्चों को भी दी गई थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप लोग कह रहे थे कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, तो कुछ रिवीजन वीडियोस हैं जहां वन शॉट जो मेरे लेक्चर्स थे वो मर्ज किए हुए हैं। तो मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स एज वेल एज अच्छे से वो वीडियोस दे दूंगा। रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन के लिए नहीं, अगर वो भी पढ़ के चले जाओगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अब हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम जो है रिवीजन पे बिताएंगे, ज्यादा टाइम थोड़ा प्रैक्टिस पे बिताएंगे। बट ओवरऑल अभी हम लोग जो है फ्री हो चुके हैं हमारे बायोलॉजी के सिलेबस से। यस, तो अब मैं आपके लिए कुछ कंटेंट भेजता रहा करूंगा धीरे धीरे, उसको आप देखते रहिएगा, अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई करते रहिएगा, है ना। यस, चलो बहुत बढ़िया। ऑल राइट, मैथ का एग्जाम है, मैथ का एग्जाम है तो मेरे भाई मैथ के एग्जाम की तैयारी करिए, है ना। थोड़ा जल्दी फ्री कर देते हैं आपको, मैथ के एग्जाम की तैयारी करिए। जितना आपके नई एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से चीजें हैं वो पढ़ाई गई हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड्स, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर हायर लेवल बायोलॉजी, तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल प्रिपेयर सम गुड कंटेंट फॉर यू, और मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप बहुत एडवांस लेवल बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो वो जो है मेरा फोर्टे है। जब आप 11वीं क्लास में आएंगे, आई विश कि आप में से काफी सारे लोग जो है बायोलॉजी लें। वैसे आप वही लें जो आपका मन कहता है, जो आपका दिल कहता है। आप आर्ट्स लें, आप कॉमर्स लें, आप साइंस लें, आप साइंस में पीसीएम लें, आप साइंस में पीसीबी लें, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। बट लेकिन अगर आप पीसीबी लेते हैं तो मैं आपका हाथ पकड़ के आपको डॉक्टर बनने तक की जर्नी में सपोर्ट करूंगा। तो वहां पर आपको आइडिया लगेगा कि बायोलॉजी इतनी आसान नहीं है जितनी अभी दिखाई दे रही है। बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं और बहुत गहरी चीजें हैं, तो आपको मजा आएगा। यस, और बहुत बढ़िया तरीके से आपको जो है सारी चीजें मिल रही होंगी। ऑलराइट, मोड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल एक बार देख लीजिएगा, अगर कुछ होगा, कुछ छूटा होगा तो मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसमें इतना ही था यार, लेकिन अगर कुछ छूटा होगा तो आई विल डू द नीडफुल, डोंट वरी, है ना। ऑलराइट, चल, तो अपना ख्याल रखिए। मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी यार, क्योंकि लाइव क्लास अब मुझे पता नहीं कि वेदर आई विल बी एबल टू टेक फिजिक्स केमिस्ट्री और नॉट, क्योंकि वो टीम का डिसीजन होता है। लेकिन ऑनेस्टली आई लव यू, है ना। आप मेरे सबसे छोटे, सबसे प्यारे बच्चे रहे हो अभी इस पूरी साल के, क्योंकि इतनी कम उम्र के बच्चे मैंने पढ़ाए नहीं है इस साल। आई एम टीचिंग 11th, आई एम टीचिंग 12th, आई एम टीचिंग ड्रॉपर, है ना। उसके ऊपर भी पीजी की क्लासेस मैं कभी कभी जाकर के ले लेता हूं वहां पे एज अ गेस्ट लेक्चरर। तो लेकिन मैं थोड़ा भारी भरकम बच्चों को पढ़ाता हूं जो ग्रेजुएशन में है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है, जो 12th क्लास में है, 11th क्लास में है। तो आप सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारे बच्चे रहे हो, तो आई लव यू ऑल। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको 11th में पढ़ाने का मौका मुझे मिले, बिकॉज मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती जो है बहुत लंबे टाइम तक टिकी रहे। सो अब अगर ये दोस्ती हमने शुरू की है, एक छोटी सी ईंट अगर हमने रखी है, तो इस पे पूरी इमारत खड़ी करने का जो है मेरा मन है, आपका भी मन होगा शायद, है ना। तो हम लोग अच्छे तरीके से इस चीज को केटर करेंगे एंड वी विल मीट फॉर श्योर। यहाँ पे आप कनेक्ट हो जाएगा टेलीग्राम पे, एंड बाकी जितने भी सोशल मीडिया है वहां पे आपकी मर्जी है, आप मुझे ढूंढ लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके। एंड कुछ भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, देन आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। तो अभी क्या है कि मेरे नीट के बैचेस भी खत्म होने वाले हैं, तो आई विल गेट अ लॉट ऑफ बफर टाइम। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ डिसाइड भी कर रहा हूँ कुछ बनाने की, तो वो सारी चीजें आप तक पहुंचती रहेंगी धीरे धीरे। तो अपना ख्याल रखना मेरे छोटे भाई बहनों, अपना ख्याल रखना और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। बीच में एक संवाद जरूर होगा, मैं यूट्यूब पर भी एक्टिव रहूंगा फाउंडेशन वाला चैनल पर। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको किस तरीके से बोर्ड एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में कैसे टॉप करना है। तो आप उसे जरूर देखिएगा अपने पेपर में जाने से पहले, एंड अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दीजिएगा और जल्दी जल्दी 11th क्लास में आएगा। ऑलराइट,
अपना ख्याल रखो यार। और मैं भी बहुत ठीक नहीं हूं, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड बॉडी एक, पर आज की क्लास लेना बहुत जरूरी था, तो इसीलिए मैं कैसे ना कैसे आपके सामने खड़ा हूं, बस जिंदा खड़ा हूं। बट अभी थोड़ा उतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, पिछले कुछ दिनों से मैं उलझा हुआ था सेहत के कारण। पर लेकिन आप सब लोगों से जब भी मुलाकात होगी, किसी भी शहर में मैं अगर आता हूं, मुझे अपने उड़ान गोट के बच्चे जब भी मिलेंगे, तो सबसे प्यारे बच्चे जो है उनको अलग से देख के मैं पहचान जाऊंगा कि ये उड़ान के बच्चे हैं। तो आई वुड जेन्युइनली लाइक टू हग यू, है ना। आप लोगों से मैं जरूर मिलूंगा, आप लोगों से जरूर गले लगूंगा, आप लोगों के साथ बैठ के बातें करूंगा, बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे छोटे छोटे बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो जब भी ऐसी होगी कोई स्थिति जहां पर हम लोग बात कर पा रहे होंगे साथ में, तो एक वीडियो कॉल जरूर लगाया जाएगा आपके साथ, है ना। शादी कर लीजिए, हाँ भाई जरूर। अब तुम तो इतनी टेंशन में मत डालो यार, मुझे मेरे नीट के बच्चे बहुत पकड़ के रखते हैं, है ना, कि सर शादी कर लो शादी कर लो। ऐसी बात नहीं है, मेरी उम्र उतनी ज्यादा नहीं है, तो मेरे स्टूडेंट सिर्फ मेरे मजे लेते हैं, और वो हक आपका भी है। बट एज सुन एज आई गेट इन दैट एज, तो मैं पक्का शादी कर लूंगा, जाहिर सी बात है ना। आपको भी बुलाऊंगा, तो आना है दोस्त। आई विल मिस यू अलॉट, है ना। ये थर्सडे मुझे याद रहेगा, जीवन भर याद रहेगा कि हर थर्सडे हम लोग मिला करते थे। और आई जेन्युइनली लव यू अलॉट, है ना। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और ऐसे पढ़ाई करती रहिए। जय हिंद, शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। और कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू, शुक्रिया, बाय।